हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनिल मोहन के नॉवेल हमला का 5वां भाग। अगला दृश्य। 2 मिनट गुजर गए। मोना चौधरी ने चाय समाप्त की। देवराज चौहान की वापसी न होने पर मोना चौधरी उठी और लापरवाही भरे अंदाज में टहलने लगी। नजरें हर तरफ दौड़ रही थीं। टहलते टहलते मोना चौधरी ने उस दरवाजे की तरफ देखा जिसमें देवराज चौहान गया था। फिर पलटकर उस तरफ बढ़ी जिस ओर से बाकेला राठौर निकला था। दरवाजे से निकलती मोना चौधरी को गैलरी नजर आई तो वो आगे बढ़ी। साथ ही साथ खोज भरी निगाहों से आसपास देखती जा रही थी। मोना चौधरी की इस हरकत को देखकर छिपकर खड़े देवराज चौहान के होंठ सिकुड़े। वो तुरंत अपनी जगह से हिला और मोना चौधरी पर निगाह रखने के लिए आगे बढ़ गया। मोना चौधरी ने गैलरी पार की तो सामने ही बंगले के पिछवाड़े का हिस्सा और 100 गज दूर सर्वेंट क्वार्टर बने नजर आ रहे थे। मोना चौधरी ठिठकी। उसकी आंखें सर्वेंट क्वार्टरों पर जा टिकी। कई पलों तक वह उधर ही देखती रही। एक सर्वेंट क्वार्टर का दरवाज़ा उसे खुला नजर आया। क्षणिक सोच के पश्चात मोना चौधरी गैलरी से उतरी और सर्वेंट क्वार्टर की तरफ बढ़ी। हेलो। मोना चौधरी ठिठकी। फौरन पलटी। पीछे देवराज चौहान होठों पर मुस्कान लिए खड़ा था। मैं तुम्हें अंदर तलाश कर रहा था। बैठे बैठे टहलने का मन किया तो इधर आ गई। लापरवाही से कहते हुए मोना चौधरी देवराज चौहान की तरफ बढ़ी। घूमने का मन तो बंगले में घूमना था, देवराज चौहान ने पहले जैसे स्वर में कहा। बंगला भीतर से काफ़ी अच्छा है। इस तरफ तो सर्वेंट क्वार्टर है। ठीक है। करीब पहुंचकर मोना चौधरी मुस्कुराई। बंगला देख लेती हूँ। मोना चौधरी देवराज चौहान के साथ हो गई। देवराज चौहान का चेहरा शांत था लेकिन उसकी आंखों के भाव कुछ और ही कह रहे थे। मोना चौधरी का सर्वेंट क्वार्टर की तरफ जाना सब कुछ स्पष्ट कर गया था, क्योंकि अमित का दरवाज़ा भड़बड़ाने की पुकारने की आवाज़ इसी तरफ से आई थी। तो क्या मोना चौधरी भागीरथ के बेटे अमित के फेर में? क्या रूपक लाल चंदौलिया ने अमित को पाने के लिए मोना चौधरी को आगे किया? अगर वास्तव में ऐसा है, उसका ख्याल ठीक है, तो एक ही मामले में उन दोनों का टकराना ठीक नहीं होगा। देवराज चौहान मोना चौधरी को बंगला दिखा रहा था। अब दोनों अपना खेल खेल रहे थे। बात करने के लहजे से मोना चौधरी बोली, मेरे पास एक काम है, शायद वो तुम्हारी पसंद का हो। नहीं, अभी मैं कोई नया काम करने की स्थिति में नहीं हूँ। देवराज चौहान मुस्कुराया। मोना चौधरी मंगले का नक्शा दिमाग में बिठाती जा रही थी। क्यों? किसी खास काम पर हो क्या? अभी तो किसी खास काम पर नहीं हूँ ले देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा, लेकिन जल्दी मैं किसी खास काम में व्यस्त होने जा रहा हूँ। सारा काम तैयार पड़ा है। मोना चौधरी ने देवराज चौहान पर नज़र मारी। डकैती? हाँ। कहाँ पर? देवराज चौहान मोना चौधरी को देखकर मुस्कुराया, फिर मुंह घुमा लिया। मोना चौधरी समझ गई कि देवराज चौहान इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। देवराज चौहान ने मोना चौधरी को सारा बंगला कमरे दिखाए। ये किसका बंगला है? तुमने बताया नहीं, मोना चौधरी बोली। मेरे किसी दोस्त का है, देवराज चौहान ने बात टाली। लेकिन तुम लोग यहाँ इकट्ठे होकर क्या कर रहे हो? मोना चौधरी ने पूछा। यही समझ लो कि डकैती की तैयारी कर रहे हैं। देवराज चौहान मुस्कुराया। मैं तुम्हारी इस डकैती में शामिल हो सकती हूँ? नहीं, सब कुछ तैयार है। अब बीच में किसी और के आने की गुंजाइश नहीं बची। कोई बात नहीं, मोना चौधरी हंसी। फिर कभी सही, हम एक साथ कोई काम अवश्य करेंगे। कहने के साथ ही मोना चौधरी कमरे के बंद दरवाजे के सामने टिटकी। ये कमरा बंद ही रहता है? नहीं, अंदर जगमोहन सो रहा है। सो रहा है इस वक्त? मोना चौधरी ने देवराज चौहान के चेहरे पर निगाह मारी। देवराज चौहान ने हौले से सहमति में सिर हिलाया। लेकिन मैं जगमोहन से मिले बिना नहीं जाऊंगी। उसे उठना ही पड़ेगा। मोना चौधरी ने अपनेपन से कहा और हाथ बढ़ाकर दरवाजे के पल्लों को ढकेलने लगी कि देवराज चौहान ने उसकी कलाई पकड़ ली। मोना चौधरी ने फौरन देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान ने कलाई छोड़ी और मुस्कुराकर बोला, जगमोहन कभी भी यह बात पसंद नहीं करता कि जब वह नींद में हो तो कोई उसके सिर पर आकर खड़ा हो जाए। मैं नहीं चाहता कि एकाएक तुम्हें अपने पास पाकर वो उखड़ जाए। वैसे ऐसा होगा नहीं। तुम्हें देखकर खुश होगा। तुम हॉल में चलो, मैं जगमोहन को लेकर आता हूँ। मोना चौधरी के होठों पर मुस्कान उभरी। ओके। कहने के साथ ही मोना चौधरी आगे बढ़ गई। परंतु मोना चौधरी का दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। जिस तरह देवराज चौहान ने उसे दरवाज़ा खोलने से रोका था, उससे मोना चौधरी को इस बात का एहसास हो गया था कि देवराज चौहान उसके प्रति सतर्क है और उसे उस पर किसी तरह का शक भी है। मोना चौधरी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि सामने देवराज चौहान है, जिसे बातों में उलझाया नहीं जा सकता। उसके सीधे सीधे यहाँ पहुँच जाने से वह देवराज चौहान की नज़रों में शक की वजह बन गई थी। लेकिन उसे भी तो नहीं मालूम था कि यहाँ पर देवराज चौहान से मुलाकात होगी। अगला दृश्य। देवराज चौहान वहीं खड़ा मोना चौधरी को तब तक जाते देखता रहा जब तक कि वह निगाहों से ओझल नहीं हो गई। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी हुई थी, चेहरे पर सोच के भाव थे। मोना चौधरी के अंदाज से देवराज चौहान को स्पष्ट महसूस हो चुका था कि वह किसी फेर में और फार्म हाउस के इस बंगले पर वह सिर्फ एक ही काम के लिए आ सकती है, भागीरथ के लड़के अमित के लिए। अगर रूपक लाल ने मोना चौधरी को यह काम सौंपा है तो उनमें सौदा हुआ है तो, जिसके की चांसेस देवराज चौहान को स्पष्ट नजर आ रहे थे।
यहाँ आने पर जिस तरह मोना चौधरी उसे देखकर हैरत में पड़ गई थी, उससे यह तो साफ ही था कि मोना चौधरी नहीं जानती थी कि वह वही अमित को सुरक्षा दे रहा है। जो भी हो, अगर मोना चौधरी इस मामले में आती है तो मामला खतरनाक रूप ले सकता है। नेवराज चांद ने दरवाज़ा खोला, भीतर प्रवेश कर गया। जगमोहन और सोनलाल डबल बेड पर गहरी नींद में थे। देवराज चांद ने जगमोहन को नींद से उठाया। सब ठीक तो है? उठते ही जगमोहन के होठों से निकला। उसकी आंखें नींद न पूरी होने के कारण लाल सी हो रही थी। रात भर जागने के बाद वह सिर्फ 5 घंटे की नींद ले पाया था। ठीक है। देवराज चांद ने कुर्सी खींची और बैठते हुए सिगरेट सुलगाई। मोना चौधरी आई है। जगमोहन चौंका, आंखों में हैरानी के भाव उभरे। मोना चौधरी यहाँ? जगमोहन के होठों से निकला। देवराज चांद ने कश लिया। तुमने कल उसे यहाँ का पता दिया होगा? जगमोहन अभी तक असंयत था। नहीं, हम इस वक्त काम पर हैं। ऐसे में किसी को अपना पता बताने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मोना चौधरी को कैसे पता चला कि तुम यहाँ पर हो? जगमोहन ने अजीब से सर में कहा। देवराज चांद के होठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी। जगमोहन ने गहरी निगाहों से देवराज चांद को देखा। मोना चौधरी कहाँ है? ड्राइंग रूम में बैठी है। मेरे ख्याल में वह इस बंगले को देखना चाहती थी, यहाँ के रास्ते देखना चाहती थी। वो मैंने दिखा दिए हैं। देवराज चांद के होठों पर मुस्कान ही थी। क्यों? पहले तुम अपने सवाल का जवाब लो। तुमने पूछा था कि मोना चौधरी को कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। सब बातों का जवाब इसी सवाल में है। कैसे? अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो हकीकत यह है कि मोना चौधरी को नहीं पता था कि मैं यहाँ पर हूँ। वो मुझे देखकर यहाँ हैरान हो उठी थी। देवराज चांद ने कश लिया। तुम्हारा मतलब कि वह यहाँ पर तुम्हारे लिए नहीं आई? जगमोहन की आंखें सिकुड़ी। नहीं, मेरे ख्याल से वो भागीरथ के लड़के अमित के वास्ते आई है। ये सुनते ही जगमोहन एक बार की उछल कर रह गया। क्या कह रहे हो? जगमोहन हक्का बक्का नजर आया। खुद ब खुद यहाँ आने का मतलब यही निकलता है। यहाँ पर अमित के अलावा मोना चौधरी की दिलचस्पी का कोई दूसरा सामान नहीं है। देवराज चांद के होठों में सिकुड़न पैदा हो गई। मतलब कि रूपक लाल ने अमित को हासिल करने के लिए मोना चौधरी को आगे कर दिया है? हाँ, और मोना चौधरी को नहीं मालूम था कि हम पहले से ही इस काम में। अगर उसे मालूम होता तो शायद वह इस काम को हाथ में ना लेती, क्योंकि इस बात से तो वो भी वाकिफ़ है कि हमारा टकराव जब भी होगा तो टकराव का रंग लाल ही होगा, सुर्ख ही होगा। खून खराबे के अलावा कुछ नहीं होगा। जगमोहन ने सोच भरे अंदाज में होठ को दांतों से काटा। मोना चौधरी अमित की मौजूदगी का एहसास पा चुकी है। वो जब ड्राइंग हॉल में थी तब सर्वेंट क्वार्टर में सोया अमित जाग उठा था और खुद को अकेला पाकर बंद दरवाज़ा भड़बड़ाने लगा था, पुकारने लगा था। इसके बाद मोना चौधरी ने उस तरफ जाने की कोशिश भी की, परंतु मेरी वजह से उसे रास्ते से ही वापस मुड़ना पड़ा। जगमोहन देवराज चांद को देखे जा रहा था। ये सब बातें खुलासा तौर पर तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि अब तुम मोना चौधरी से मिलने जा रहे हो। अब अमित कहाँ है? वहीं बाके। बाके उसके पास है। जगमोहन ने ओले से सिर हिलाकर कहा। मोना चौधरी अगर अमित को हासिल करने के फेर में है तो बहुत कुछ गलत हो जाएगा। हाँ। देवराज चांद की आवाज़ शांत थी। कोई रास्ता? जगमोहन ने देवराज चांद को देखा। देवराज चांद ने कश लिया और शांत स्वर में क्या उठा। खून खराबा ना हो, बात लंबी ना खिंचे, झगड़ा ना हो, इसका तो सिर्फ एक ही रास्ता है। हमारे लिए भी वही रास्ता है, मोना चौधरी के लिए भी। लेकिन उस रास्ते पर चलने के लिए जैसे हम तैयार नहीं होंगे, मेरे ख्याल में उसी तरह मोना चौधरी भी तैयार नहीं होगी। कैसा रास्ता? हम इस मामले से पीछे नहीं हट सकते। भागीरथ को, खास तौर से थापर को किसी भी हालत पर इस काम के लिए इनकार नहीं कर सकते। वैसे भी एक बार कदम आगे बढ़ाकर पीछे हटाना हमारी आदत में नहीं है। ऐसा करके शर्म की चादर ओढ़ी तो हम अपनी नज़रों में गिर जाएंगे। जगमोहन ने सहमति में सिर हिला दिया। और तुम क्या सोचते हो कि हमें देखकर मोना चौधरी इस मामले से हट जाएगी? अगर वो मामला हाथ में ले चुकी है, ज़ुबान दे चुकी है, तो पीछे नहीं हटने वाली। क्योंकि उसके बारे में जो सुन रखा है उसे मद्देनज़र रखते हुए उसका पीछे हटना मेल नहीं खाता। जगमोहन ने सोच भरे सर में कहा। देवराज चांद ने अजीब सी मुस्कान के साथ कश लिया। यही बात मैं कह चुका हूँ कि मेरे ख्याल में मोना चौधरी अब इस मामले से पीछे हटना चाहे भी तो नहीं हट सकेगी। उसने भी तो रूपक लाल चंदौलिया को ज़ुबान दी होगी। हो सकता है इस काम की एवज में मोना चौधरी ने पहले ही पैसा ले लिया हो, या ऐसा कुछ भी हो सकता है। मतलब कि जिस मामले को हम मामूली समझ रहे थे वो अब मामूली नहीं रहा। जगमान बोला। अभी पक्के तौर पर किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता। क्यों? ये सब हमारी सोचें और शक है। देवराज चांद की आवाज़ शांत थी। अभी तक मोना चौधरी ने ऐसा कोई इशारा नहीं दिया, ऐसा कुछ नहीं कहा कि हमारी सोचों को पक्कापन मिल सके। लेकिन मोना चौधरी का इस तरह यहाँ आना ही जाहिर करता है कि अमित के लिए ही इस बारे में फिर बात करेंगे। हॉल में आ जाओ, मैं वहीं जा रहा हूँ। देवराज चंद कुर्सी से खड़ा हो गया। तभी बेड पर लेटे सोहनलाल ने करवट ली और बोला, कैसी लगती है मोना चौधरी? चुप। जगमोहन ने उसे देखकर तीखे सर में कहा, अपनी हालत देख। सुना है हसीन भला है। सोहनलाल सीधा बैठते हुए बोला, जितनी खूबसूरत हो उतनी खतरनाक है। अगर वो भागीरथ के बेटे के चक्कर में है तो तेरे को सारे नज़ारे दिखा देगी। जगमोहन का सर तीखा ही रहा। नज़ारे भी किस्मत वाले ही देखते हैं। सोहनलाल ने अपने पिचके मुंह में लगे दांत फाड़े। तभी देवराज चांद बोला, सोहनलाल, तुम गन लेकर दूसरे रास्ते से बाहर निकलकर आसपास नज़र रखो। वैसे तो मोना चौधरी अकेली ही आई होगी, फिर उसके साथ कोई या कुछ लोग हो सकते हैं।
हो सकता है वो कुछ करने के इरादे से आई हो। अगर ऐसा कुछ है तो हम किसी भी हालत में चूकना नहीं चाहते। मैं अभी गन के साथ बाहर जाता हूँ, सोहनलाल फौरन बेड से उतरता हुआ बोला। लेकिन ऐसा कुछ हुआ तो मेरा निशाना खास नहीं है, शायद निशाने पर ना लगे। चिंता मत कर, जगमन ने व्यंग से कहा। गन को आसमान की तरफ ठा ठा कर देना, बाकी का मामला हम संभाल लेंगे। तो उसे सायरन बजाने के ही काबिल है, सारी उम्र रोते ही रहना। सोनलाल ने तीखे स्वर में कहा। देवराज चांद पलटा और बाहर निकल गया। अगला दृश्य। मोना चौधरी ने सिगरेट समाप्ति ही की थी कि देवराज चांद ने भीतर प्रवेश किया। दोनों एक दूसरे को देखकर शांत भाव से मुस्कुराए। जगमोहन की तबीयत अगर ज़्यादा ख़राब है तो मुझसे फिर मुलाकात कर लूँगी, मोना चौधरी ने कहा। ऐसी कोई बात नहीं, वो आ रहा है। जगमोहन सोफे पर बैठ देवराज चांद सोफे पर बैठता हुआ बोला। फार्म पर मौसम अच्छा है, खुली जगह है, ऐसे में टहलने में मज़ा आता है। हाँ ये तो है, देवराज चांद ने सामान्य सर में कहा। वैसे भी यहाँ के मौसम में खंडाला की पहाड़ियों और हरियाली का ज़्यादा असर है, इस कारण मौसम खुशगवार रहता है। इससे पहले मोना चौधरी कुछ कहती बाकेला लौटा और नजर आया, जो कि प्लेट में नाश्ता तैयार करके अमित के लिए ले जा रहा था। अब मारा पुत्र ठीक है। पास से गुजरता बाकेला लौटा ठिठक कर हौले से हंसा। वो हमको बगल में नहीं पता तो उसका दौरा चालू हो जाता है, मारी गोद में बैठते ही सुधर जाता है। इमन ने उसे गोद में बिठाकर 4 बार हल्लू हल्लू हिलाया तो एकदम फिट हो गया। मोना चौधरी सिर हिलाकर फ़ौरन मुस्कुराकर बोली। मैं इस बीमारी के बारे में थोड़ा बहुत जानती हूँ। एक नज़र तुम्हारे बेटे को देख लूँ तो उसके लिए कोई अच्छा डॉक्टर बता सकती हूँ। वो डॉक्टर भी मेरे को अच्छी तरह जानता। मोना चौधरी जी, थारे को तकलीफ़ नहीं देना चाहता हम। मारे को पक्का पता है कि वो ठीक नहीं हो सकता। खानदानी बीमारी जो है, उसकी माँ को भी थी जी। इसी बीमारी में दौरा पड़ा तो वो 10वीं मंजिल से कूद गयो। यो बीमारी तो ठीक ना हो सको। फिर भी एक बार उसे देख लूँ तो हर्ज तो हमको नहीं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने दे। हमारे लिए भारी दिक्कत हो जावे। मोना चौधरी सामान्य भाव से बाकेलाल राठौर को देख रही थी। देवराज चौहान का चेहरा हद से ज़्यादा सामान्य था और बाकेलाल राठौर ने चेहरे पर ढेर सारा भोलापन ओढ़ रखा था। कैसी दिक्कत? मारा छोरा नया नया जवान हुआ है, हर औरत को देखकर पागल उठता है, उस पर कंट्रोल करना कठिन हो जावे। रोको तो फिर दौरा पड़ जावे, और फिर थारे जैसी खूबसूरत को देखकर तो छोरे का संभलना कठिन हो जावे। दौरा बढ़ गया तो मारे लिए मुश्किल हो जावे। मोना चौधरी समझ गई कि उसकी बात को खूबसूरती के साथ टाला जा रहा है। अगर ऐसी बात है तो फिर आपके बेटे से मैं नहीं मिलूंगी, मोना चौधरी ने हौले से हंसकर कहा। थारे को बहुत बड़ा थैंक यू, बाकेलाल राठौर ने आभार भरे स्वर में कहा। मारे को तो इस बात से पहले ही खतरा होवे कि मारा छोरा थारे को देख ना लेवे। तभी तो मन ने छोरे को भीतर बंद करो, बाहर सिटकी नहीं लगा दी। चलूँ मैं, वो मारा इंतजार करूँ। कहने के साथ ही बाकेलाल राठौर वहाँ आगे बढ़ता चला गया। मोना चौधरी ने देवराज चौहान को देखा। इसके बेटे को बहुत खतरनाक बीमारी है, मोना चौधरी ने कहा। हाँ, देवराज चौहान मुस्कुराया। दोनों की बातों में लुका छिपी का खेल जारी था। तभी जगमोहन ने भीतर प्रवेश किया। होठों पर पहाड़ जैसी खुशी उभरी पड़ी थी। मोना चौधरी उसे देखते ही उठी और जगमोहन के पास पहुंचते ही हंसकर हाथ मिलाते हुए कह दी, तुम जगमोहन हो। कई साल पहले तुम्हारी तस्वीर देखी थी, उसी के दम पर तुम्हें पहचाना। मैंने भी एक बार तुम्हारी तस्वीर ही देखी थी। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। सोचता हूँ बहुत देर से मिले, हमें पहले ही मिलना चाहिए था। मोना चौधरी हौले से हंसी। वो दोनों बैठ गए। अब तबीयत कैसी है, मोना चौधरी ने पूछा। ठीक है, रात को तबीयत कुछ ख़राब हो गई थी, आराम करके अब संभल गई है, जगमन ने सामान्य सर में कहा। तुम्हें अचानक यहाँ देखकर अजीब सा लगा, हैरानी सी हुई। मोना चौधरी के होठों पर तीव्र मुस्कुराहट उभरी। रात को देवराज चांद ने मेरी जान बचाई, वरना गोली मुझे लग जाती। लेकिन उस वक्त हालात ऐसे थे कि शुक्रिया अदा नहीं कर पाई, इसलिए धन्यवाद अदा करने आ गई। सोचा इसी बहाने एक बार फिर देवराज चांद से और तुमसे भी मुलाकात हो जाएगी। बहुत अच्छा किया यहाँ आ गई। देवराज चांद खुशी जाहिर करते हुए क्या उठा। देवराज चांद ने तुम्हें सॉरी जगमोहन खुशी जाहिर करते हुए क्या उठा। देवराज चांद ने तुम्हें यहाँ का पता न दिया होता तो इस समय हमारी मुलाकात ही न होती, तुम यहाँ तक ना आ पाती। कहते हुए उसने देवराज चांद पर भी निगाह मारी। मोना चौधरी ने जगमोहन के चालाकी भरे शब्दों को तुरंत पहचाना। ऐसी बात नहीं है, देवराज चांद ने मुझे पता नहीं बताया, बल्कि मैंने ही ये जगह तलाश की। खंडाला में किसी काम पर होगी, यूं ही तो खंडाला में आने से रही, वो भी दिल्ली से। मोना चौधरी ने हौले से सिर हिलाया। हाँ, किसी काम से ही आई हूँ, कल ही यहाँ पहुँची हूँ। तभी देवराज चांद से मुलाकात हो गई। मेरे ख्याल से अच्छा ही हुआ कि खंडाला आ गई, तुम लोगों से मेल हो गया। बिल्कुल अच्छा हुआ, जैसा सुना था वैसे ही पाया कि देखने में तुम बहुत खूबसूरत हो। अच्छा, मोना चौधरी हंसी। हाँ बिल्कुल सच। अगर ऐसी बात है तो। मोना चौधरी ने देवराज चांद को देखा। देवराज चांद ने तारीफ नहीं की। जगमोहन ने देवराज चांद को देखा, कुछ कहना चाहा कि खामोश हो गया। उसी वक्त देवराज चांद क्या उठा। मैं अभी आया। कहने के साथ ही देवराज चांद बाहर निकलने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ गया। देवराज चांद के बाहर निकलते ही जगमोहन उठा और मोना चौधरी के बिल्कुल करीब वाली सोफा चेयर पर बैठता हुआ बोला,
दरअसल बात यह है कि देवराज चांद को सिर्फ नोटों की खूबसूरती ही नज़र आती है। बाकी की दूसरे तरह की खूबसूरती बेशक वो किसी युवती की हो, फीकी ही नज़र आती है। अच्छा। मोना चौधरी के होठों पर गहरी मुस्कान फैली थी। हाँ, सच कह रहा हूँ। तुम्हारा मतलब कि देवराज चांद ने आज तक किसी युवती को छुआ तक नहीं? ऐसा मैंने नहीं कहा और ना ही मेरा ये मतलब था। जगमोहन ने गर्दन हिलाकर कहा। इसका मतलब कि कोई युवती है जो देवराज चांद। हाँ। कौन है वो खुशनसीब? मोना चौधरी के चेहरे पर उत्सुकता के भाव थे। नगीना। नगीना? हाँ, नगीना नाम है उसका। तुम्हारी ही तरह खूबसूरत है, शायद कुछ कम खूबसूरत हो। मंगोलिया में मिली थी देवराज चौहान को। उसके बाप का नाम जोधा सिंह था। बहुत दमदार इंसान था। ऐसा इंसान मैंने पहले कभी नहीं देखा था। जोधा सिंह ने नगीना को भी अपने जैसा खतरनाक बना दिया था। मेरे मेरा कहने का मतलब है कि ऐसी है नगीना। जब मंगोलिया से लौटे तो नगीना हमारे साथ ही आ गई थी। नगीना का चाचा ज्वाला सिंह भी मंगोलिया का खतरनाक इंसान था। मंगोलिया की तबाही के बाद वो जाने कहाँ चला गया। उसके बाद उससे कभी मुलाकात नहीं हुई। इन सब बातों को जानने के लिए पढ़े अनिल मोहन के देवराज चांद सीरीज के पूर्व प्रकाशित 2 उपन्यास ज्वालामुखी और खूंखार, जो अभी चैनल पर उपलब्ध नहीं है लेकिन जल्दी चैनल पर उपलब्ध कराए जाएंगे। तुम्हारा मतलब कि मंगोलिया से आकर देवराज चांद ने नगीना से शादी कर ली? नहीं। जगमोहन ने सिर हिलाया। शादी नहीं की तो ऐसे ही रखा हुआ है? ऐसे भी नहीं। शादी भी नहीं की, ऐसे भी नहीं रखा? मैं समझी नहीं। तुम कहना क्या चाहते हो? जगमोहन मुस्कुरा। बिना शादी के या फिर शादी करके आदमी और औरत में जो रिश्ता बनता है, देवराज चौहान और नगीना का रिश्ता उससे कहीं ज़्यादा मजबूत और पवित्र है। हर बंधन टूट सकता है, लेकिन देवराज चौहान और नगीना में जो बंधन है वो कभी नहीं टूट सकता। मोना चौधरी ने समझने वाले भाव में हौले से सिर हिलाया। लेकिन देवराज चौहान सारी उम्र एक ही से कैसे बंधा रह सकता है? कभी तो उससे बोर होगा। जगमोहन हौले से हंस पड़ा। देवराज चौहान तो एक ही से भी बनने को तैयार नहीं था। उसे सिर्फ दौलत से मतलब है। औरत से वास्ता रखना उसे पसंद नहीं। देवराज चौहान और नगीना को एक करने में मैंने पूरा जोर लगा दिया था। वो तो नगीना को मंगोलिया से लाने को तैयार ही नहीं था, जबकि नगीना देवराज चौहान के साथ जाना चाहती थी। तब मुझे बीच में आना पड़ा। मैंने देखा कि नगीना मेरी भाभी बनने के काबिल है। ऐसे में मैं नगीना को साथ ले आया। देवराज चौहान की मर्जी के बिना नगीना को साथ रख लिया। शायद ज़िंदगी में यही एक काम था जो मैंने देवराज चौहान की इजाज़त के बिना किया, उसके इनकार करने पर किया। उसके बाद नगीना और देवराज चौहान को एक करने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। वेरी गुड। मोना चौधरी मुस्कुराई। तो नगीना तुम लोगों के साथ रहती है? साथ रहकर भी साथ नहीं रहती। मतलब कि वो अलग बंगले में रहती है। अब बंगले का नंबर मत पूछने लग जाना, या फिर ये बात कि वो बंगला कहाँ है। जगमोहन मुस्कुराया। मतलब कि देवराज चौहान को हासिल करने का कोई चांस नहीं? मोना चौधरी हंसी। मेरे ख्याल में तो नहीं। कोशिश करने में तो कोई हर्ज नहीं। किसी की सोचों को पकड़कर मैं कैद नहीं कर सकता। जो तुम्हारे मन में आए करो। जगमोहन मुस्कुराया। और तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? मोना चौधरी ने मुस्कुराहट भरे अंदाज में होंठ सिकोड़े। मैं? जगमोहन के होठों से निकला। हाँ, तुम्हारे ही बारे में बात कर रही हूँ। तुमने कहा था कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। कहा था, लेकिन एक बात कहनी भूल गया था कि तुम खतरनाक भी हो। जगमोहन ने दांत फाड़ कर कहा। वैसे भी अभी हाल ही में मेरी शादी तय हुई है। अच्छा। मोना चौधरी की आंखों में व्यंग्य के भाव उभरे। बधाई हो। मेहरबानी। जगमोहन ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। तय ना हुई होती तो मैं तुमसे शादी कर लेता। मुझसे? हाँ, लेकिन मैंने तो तुम्हें शादी के लिए नहीं कहा। अब तुम्हें पता चल चुका है कि यहाँ कोई चांस नहीं, इसलिए ऐसी बात कह रही हो। ये तो वक्त बताता कि उस हालत में मैंने तुमसे ज़बरदस्ती शादी कर लेनी थी। जगमोहन हंसा। ज़बरदस्ती की क्या ज़रूरत है? मोना चौधरी की आवाज़ में व्यंग आया। क्या मतलब? हम बिना शादी के ही दोस्ती कर सकते हैं। मोना चौधरी ने पूर्वत लहजे में कहा। धीरे बोला। धीरे बोलो। देवराज चौहान ने सुन लिया तो मुझे उल्टा लटका देगा। जगमोहन ने जल्दी से कहा। अगला दृश्य। देवराज चांद बंगले के मुख्य दरवाजे से बाहर निकला। कुछ फासले पर सोहनलाल गन के साथ मौजूद था। चंद कदमों की दूरी पर मोना चौधरी वाली कार खड़ी थी। गन को एक तरफ रखो। पास पहुंचते हुए देवराज चांद ने आसपास नजरें घुमाते हुए कहा। सोहनलाल को उस दूर दीवार के साथ गन को खड़ा कराया। कोई नज़र आया? देवराज चांद ने पूछा। नहीं। सोहनलाल ने सिर हिलाया। मेरे ख्याल में मोना चौधरी अकेली ही आई है। मैं जानना चाहता हूँ कि मोना चौधरी कहाँ ठहरी है। सोहनलाल ने देवराज चांद के शांत चेहरे पर निगाह मारी। कोई खास वजह? अभी तो शायद कोई खास वजह नहीं, लेकिन आने वाले वक्त में पैदा भी हो सकती है। देवराज चांद ने पहले जैसे सर में कहा। तुम कार की डिग्गी में छुप जाओ। मोना चौधरी यहाँ से जहाँ जाएगी मालूम हो जाएगा। हर काम सावधानी से करना। सोहनलाल ने सिर हिलाया। मोना चौधरी यहाँ से कब रवाना होगी? कह नहीं सकता। कभी भी बाहर आ सकती है। अभी अभी भी बाहर आ सकती है और 4 घंटे बाद भी। वो अपनी मर्ज़ी से बाहर जाएगी। मैं ज़बरदस्ती वाले अंदाज में उसे विदा नहीं करना चाहता। ठीक है। सोहनलाल ने पुनः सिर हिलाया। मैं जाऊँ कार की डिग्गी में? देवराज चांद ने सहमति में सिर हिला दिया। सोहनलाल आगे बढ़ा। डिग्गी के पास पहुंचकर ठिठका। आसपास नज़र मारी। बंगले के मुख्य द्वार पर निगाह मारी, फिर फुर्ती से डिग्गी खोली और भीतर घुसकर डिग्गी बंद कर ली। देवराज चांद का चेहरा शांत था। कुछ पल वह वहीं खड़ा
इधर उधर देखता, निगाहें घुमाता रहा, फिर पलट कर बंगले के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अगला दृश्य। तीनों बंगले में पहुंचे। देवराज चौहान ने सोच भरे अंदाज में सिगरेट सुलगाई। तभी बाघेला लौटा और क्या उठा। मारे को तो मोना चौधरी को एक बात बहुत अजीब लगू। क्या? जगमोहन के होंठों से निकला। यो तो सब ठीक ही होवे, पर मन ने महसूस करो कि मोना चौधरी बातें दूसरों से करो लेकिन उसका ध्यान कहीं और होवे। हो सकता है मन ने गलत नोट की हो, पर मन ने तो यो लागो। जगमोहन ने देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान का चेहरा सपाट नजर आ रहा था। अमित सर्वेंट क्वार्टर में? देवराज चौहान ने पूछा। हाँ, नाश्ता कर चुका है, बाहर से सेट करनी लगी है। बाकेला लौठार का स्वर स्थिर था। तभी जगमोहन बोला। ये बात तो मैंने भी नोट की है कि बातों के दौरान मोना चौधरी का मन कहीं और था। लग रहा था जैसे वह कहीं और उलझी पड़ी हो और मजबूरी में बातों का जवाब दे रही हो। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई। हो सकता है तुम दोनों की बात सही हो, कश लेते देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। उसके आने और जाने के दौरान मैंने जो बातें महसूस की हैं, अगर वे सही महसूस की हैं तो आने वाले वक्त में बहुत खतरनाक हालात का सामना करना पड़ सकता है। जगमान के चेहरे पर बेचैनी के भाव उभरे। मन्ने तो समझ ना आवे कि थारी बात का मतलब का होवे। बाके लाल लौटौर की आंखें सिकुड़ी। बाके, मोना चौधरी जब यहाँ आई तो उसे नहीं मालूम था कि मैं यहाँ पर हूँ। कहने को तो उसने कहा कि उसने मेरा ठिकाना तलाश कर लिया, लेकिन ये बात गले से उतरने के काबिल नहीं है। वो दूसरे काम के लिए यहाँ आई थी। दूसरा काम कहा होवे? बंगले की भीतरी स्थिति जानना और ये जानना कि अमित को हमने कहाँ रखा हुआ है। बाकेलाल राठौड़ चौंका। जगमोहन के होंठ सिकुड़ गए। जब तुम अमित की तरफ गए तो मैं जानबूझकर मोना चौधरी के पास से उठकर चला गया, क्योंकि उसके इस तरह यहाँ आने से मेरे को उस पर शक हो चुका था। तब वो यहाँ से उठकर उसी तरफ गई जिस तरफ तुम गए थे। वो तुम्हारे पास सर्वेंट क्वार्टर में पहुँच भी जाती, लेकिन मेरी वजह से उसे रुक जाना पड़ा। मोना चौधरी का मारे अमित से क्या मतलब? बाकेलाल राठौर ने पूछा। जिस तरह भागीरथ ने अमित को बचाने का काम हमें सौंपा है। देवराज चौहान की आवाज़ में गंभीरता के भाव थे। मेरे ख्याल में रूपकलाल चंदौलिया ने मोना चौधरी को अमित को लाने का काम सौंपा है, वरना और कोई वजह नहीं बनती मोना चौधरी के यहाँ आने की। ओह। बाकेलाल राठौर के चेहरे पर चौंकाहट के भाव थे उभरे। तो ये बात हो वे। कोई गल नहीं। मोना चौधरी के हाथ अमित की तरफ बढ़े तो वट दांगे हाथों को। देवराज चौहान ने जगमोहन की आंखें मिली। हो सकता है ये ख्याल गलत हो, जगमोहन बोला। गलत हो तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छी बात होगी। देवराज चौहान का स्वर शांत था, चेहरा चप सपाट था। अगर ठीक हुआ तो उस स्थिति में सोचो कि क्या से क्या हो सकता है। जगमोहन कुछ नहीं बोला। जो भी सच है वो जल्दी सामने आ जाएगा। मोना चौधरी के पास फालतू का वक्त नहीं होगा कि अभी कुछ दिनों बीत जाने दे। वो अब वो जो भी करेगी तुरंत एकदम करेगी। सोहन लाल मोना चौधरी की कार की डिग्गी में छुपा है। सावधानी के तौर पर वो मोना चौधरी का ठिकाना देखेगा। बल्ले बल्ले सोहन लाल दे। बाकेलाल लौटन अपनी मूँछों पर हाथ फेरा। अगला दृश्य। वहाँ से रवाना होते ही मोना चौधरी के चेहरे के भाव बदले। चेहरे पर गंभीरता और व्याकुलता नाचने लगी। रह रहकर माथे पर बल पड़ रहे थे। मोना चौधरी को महसूस हो चुका था कि उसने गलत काम हाथ में ले लिया है। गलत इसलिए कि उसे देवराज चौहान के खिलाफ खड़ा होना पड़ रहा है। देवराज चौहान से मुलाकात करने की उसकी इच्छा थी, लेकिन वह मुलाकात झगड़े के दौरान होगी, ये तो उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मोना चौधरी का मन नहीं कर रहा था इस काम को करने का, लेकिन वो काम को हाथ में ले चुकी थी। हाँ कर चुकी थी। वादा कर चुकी थी, ज़ुबान दे चुकी थी। ऐसे में पीछे हट जाना उसकी फितरत के खिलाफ था। अगर उसे पहले मालूम होता कि इस मामले में देवराज चौहान पहले से ही है तो किसी भी कीमत पर इस काम को हाथ में लेने का सवाल ही नहीं पैदा होता था। और अब काम में हाथ डालने के पश्चात पीछे हटने का सवाल नहीं पैदा होता था। मोना चौधरी को महसूस हो रहा था कि इस काम में हाथ डालकर वह गलत कदम उठा चुकी है। पहले उसे ये मालूम कर लेना चाहिए था कि भागीरथ मल्होत्रा का बेटा किन लोगों की हिफाजत में। लेकिन अब वक्त निकल चुका था। देर हो चुकी थी। जो होना था वो हो चुका था। वो देवराज चौहान के मुकाबले पर खड़ी हो चुकी थी, और जिस तरह वह वहाँ पहुँची थी उसे देखते हुए देवराज चौहान को उस पर शक हो चुका था। वो शक किस तरह का है, इस बात का अंदाज़ा मोना चौधरी को नहीं था। क्या देवराज चौहान समझ गया होगा कि वो भागीरथ मल्होत्रा के बेटे को हासिल करने की ताक में? क्या मालूम देवराज चौहान ने क्या सोचकर शक किया। सूरज सिंह उसे लेने के लिए मुंबई से दिल्ली पहुंचा था। उसे लेने के लिए ही क्यों आया वो? इस काम के लिए मुंबई में ढेरों लोग थे। इस आसान काम को आसानी से कर सकते थे, तो फिर इस काम में खास तौर से उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इसकी तो एकमात्र वजह ही समझ में आती थी कि वे लोग जान चुके थे कि देवराज चौहान अमित को अपनी सुरक्षा में रखे हुए, और देवराज चौहान का मुकाबला करने के लिए उसकी टक्कर का कोई चाहिए था। और वह टक्कर का इंसान सूरज सिंह और रूपक लाल को मोना चौधरी के रूप में नजर आया कि वो देवराज चौहान के हाथों से अमित को छीनने में कामयाब हो सकती है।
ऐसा सोचकर ही उन लोगों ने उसे दिल्ली से मुंबई बुलाया। मतलब कि सूरज सिंह को देवराज चौहान के बारे में मालूम था और उसे ये बात नहीं बताई गई। इसलिए नहीं बताई गई कि सामने देवराज चौहान को पाकर खून खराबा बढ़ जाने की आशंका से वो इस काम से पीछे हट सकती है। मोना चौधरी के चेहरे पर कठोरता उभरी। अपने नोट रूपक लाल से लेने की खातिर सूरज सिंह उसके साथ चालाकी कर गया, देवराज चौहान के बारे में ना बताकर। लेकिन अब क्या किया जा सकता था? जो होना था वो तो हो ही चुका था। काम को छोड़कर पीछे हटकर अंडरवर्ल्ड में अपना नाम खराब करना समझदारी नहीं थी। जो कदम वो उठा चुकी थी उसे आगे ही बढ़ाते रहना मजबूरी थी। लेकिन क्या वो देवराज चौहान का मुकाबला कर लेगी? मोना चौधरी के होठों से गहरी सांस निकली। कर लेगी। सोचना और कहना कितना आसान था, लेकिन वो जानती थी कि वक्त आने पर कर लेगी। जैसे शब्दों का मुकाबला करना कितना भयानक हो सकता था। वो मोना चौधरी थी तो उसके सामने भी देवराज चौहान था, जिसके बारे में उसने सुन रखा था कि वह हमेशा जीतता ही है। ऐसे में उसे हार देना आसान नहीं था। मतलब कि अब टकराव जरूरी था। मोना चौधरी के कानों में लाल किला पर मिले फ़कीर बाबा के शब्द गूंजने लगे कि बहुत जल्द तुम्हारी मुलाकात देवराज चौहान नाम के लौह पुरुष से होगी और तुम दोनों में ऐसा टकराव होगा कि एक जिंदा रहेगा और एक मरेगा। ये दावा था फ़कीर बाबा का। ये जानने के लिए पढ़ा मोना चौधरी सीरीज़ का पूर्व प्रकाशित उपन्यास तू चल में आई, जो कि जल्दी ही चैनल पर उपलब्ध कराया जाएगा। मोना चौधरी के चेहरे पर गंभीरता नाचने लगी। वो नहीं जानती थी कि जीत उसकी होगी या देवराज चौहान की। वो मरेगी या देवराज चौहान मरेगा। लेकिन जो भी होगा, बुरा होगा। अगर वो जिंदा रही तो मन में चुभन रहेगी कि जो इंसान दोस्ती के काबिल था वो मारा गया। अगर वो मरी तो मरते वक्त दुख होगा कि ऐसे इंसान के हाथों मर रही है जिसके लिए उसके मन में कोई रंजिश नहीं। यानी जो भी होगा ठीक नहीं होगा, गलत होगा, बुरा होगा। आज तक उसे किसी काम में हाथ डालने में हिचक नहीं हुई थी। किसी की मौत या जिंदा रहने का भी दुख या खुशी नहीं हुई होगी। जिस रास्ते पर बढ़ गई बढ़ गई, कोई परवाह नहीं। पीछे मुड़कर देखने का तो मतलब ही नहीं था। लेकिन आज उसे सोचना पड़ रहा था, क्योंकि सामने जो था वो उसी की तरह खतरनाक था। और उसका मन नहीं मान रहा था कि उससे झगड़ा करे। लेकिन अब इसके सिवाय और कोई रास्ता भी तो नहीं बचा। मोना चौधरी ने ठीक वहाँ कार रोकी जहाँ सूरज सिंह और जुबेर सिंह को छोड़ा था। दोनों कुछ फासला रखकर अलग अलग पहाड़ी पत्थरों पर बैठे थे। कार को देखते ही दोनों खड़े हुए और पास पहुँच गए। मोना चौधरी कार से बाहर निकली। बहुत देर लगा दी, मुझे तो तुम्हारी चिंता होने लगी थी, जुबेर सिंह बोला। मैं तो तुम्हें देखने के लिए फार्म वाले बंगले पर जाने वाला था। सूरज सिंह क्या उठा। जुबेर सिंह ने सूरज सिंह को तीखी निगाहों से देखा। सूरज सिंह ने उसकी तीखी निगाहों की ज़रा भी परवाह नहीं की। मोना चौधरी ने सिगरेट सुलगाई। सब ठीक तो रहा? जुबेर सिंह ने पूछा। मोना चौधरी ने सहमति में सिर हिलाकर सूरज सिंह को देखा। सूरज सिंह मुस्कुराया। तुम कार की डिक्की खोलो, मोना चौधरी ने जुबेर सिंह से कहा। कार की डिक्की? जुबेर सिंह के होठों से निकला। सूरज सिंह की निगाह भी डिक्की की तरफ उठी। मोना चौधरी खामोश रही। उसकी आंखों के सामने दीवार से सटी खड़ी गन घूम रही थी। जब वो वहाँ पहुँची थी तो गन नहीं थी, परंतु जब वहाँ से रवाना हुई तो गन वहाँ पर थी। गन वाला कहाँ गया? देवराज चौहान का चौथा साथी उसे नज़र नहीं आया। जगमान से बातों के दौरान देवराज चौहान उठकर बाहर गया था उसकी टो लेने के लिए। चौथे को उसकी कार की डिक्की में बिठाया जा सकता था, क्योंकि देवराज चौहान उस पर तो शक खा ही चुका था। जुबेर सिंह के आगे बढ़ने से पहले ही सूरज सिंह आगे बढ़ा और कार की टिक्की खोल दी। सिमटा सुखड़ा से बैठा सोहनलाल टिक्की खोलते ही छड़ भर के लिए सकपकाया। बाहर से आती मध्यम सी आवाज़ों से उसे पहले ही महसूस हो गया था कि टिक्की खुलने जा रही है। इसलिए उसने खुद को तुरंत ही संभाला और टिक्की के भीतर ही दिखावे के तौर पर छोटी सी अंगड़ाई लेने के पश्चात बाहर निकलता हुआ क्या उठा। अच्छा हुआ भाई साहब जो आपने टिक्की खोल दी, मेरा दम घुट रहा था। मैं टिक्की खोलने की सोच ही रहा था। बाहर निकलकर टिक्की के पास खड़े होकर सोहनलाल ने तगड़ी अंगड़ाई ली। सूरज सिंह आंखें सिकोड़े सोहनलाल को देखे जा रहा था। सोहनलाल सूरज सिंह को देखकर मुस्कुराया, फिर सिर घुमाकर चंद कदम दूर खड़े जुबेर सिंह और मोना चौधरी को देखा। तभी सूरज सिंह ने उसका कंधा पकड़कर अपनी तरफ घुमाया। कौन है तू? छोटे भाई साहब धीरे। मेरी हालत तो आप देख ही रहे। सूखी सूखी हड्डियाँ, मांस की परत तो बिल्कुल कागज़ की तरह है। ज़रा भी तेज झटका दिया तो मेरे जिस्म का कागज़ फट जाएगा, या फिर कागज़ के पीछे जो सूखे तीले वो टूट फूट जाएंगे। कभी दशहरे का रावण देखा है? बाहर कागज़ चढ़ा होता है और भीतर सूखी सूखी डंडियों के दम पर खड़ा होता है। बस यही हालत मेरी है। मोना चौधरी ने शांत भाव से सोहनलाल पर निगाहें टिकाए कस लिया। जुबेर सिंह की कठोर निगाह सोहनलाल पर थी। कौन है तू? सोहनलाल। तिजोरी ताले पलक झपकते ही खोलना मेरा काम है। कोई सेवा हो तो बताइए। सोहनलाल ने बेहद शांत और सरल स्वर में कहा। वो जानता था कि वो मोना चौधरी और उसके साथियों के बीच फंस चुका है और वे लोग उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, जबकि वो इनका मुकाबला करने की सोच भी नहीं सकता। टिक्की में क्यों आया? सूरज सिंह ने अपने कौवे की चोंच जैसी नाक की नोक को उंगलियों से मसला। यहाँ की खुली हवा मुझे सूट नहीं कर रही थी।
ज़्यादा देर खुली हवा में रहना तो बीमार पड़ जाने का खतरा था, इसलिए कुछ देर के लिए टिक्की में। उल्लू के पट्टे, होशियार बनता है। सूरज सिंह ने कुर्रा कर अपना हाथ उठाया। ठहरो। मोना चौधरी का तेज स्वर सुनकर सूरज सिंह का हाथ हवा में ही रुक गया। उसने मोना चौधरी को देखा, फिर बिछे होठों से हाथ नीचे ले गया। सोहनलाल ने मोना चौधरी को देखा। जुबेर सिंह अपनी जगह शांत खड़ा था। यहाँ आओ। मेरी कार से कुछ दूर दीवार के साथ जो गन खड़ी कर रखी थी वो तुम्हारी थी? सोहनलाल जानता था कि उसके सामने मोना चौधरी जैसी खतरनाक शय मौजूद थी, जिसके सामने उसकी किसी तरह की चालाकी या झूठ का चल पाना संभव नहीं था। हाँ, गन को मैंने ही वहाँ रखा था। सोहनलाल ने सिर हिलाया। क्यों? क्योंकि मैंने डिक्की में छिपना था। क्यों? मोना चौधरी ने सोहनलाल की आंखों में झाँका। इस बात का जवाब मैं नहीं दे सकता। तुम्हें देवराज चौहान ने ऐसा करने को कहा? मालूम नहीं। मोना चौधरी के होंठ सिकुड़े। मेरे सवालों का जवाब देने में तुम्हें इनकार है? हर सवाल का जवाब तो मैं नहीं दे सकता, फिर भी कोशिश करूंगा कि तुम्हें हर सवाल का जवाब दूँ। सोहनलाल की आवाज़ में कोई भाव नहीं था, चेहरे पर गंभीरता थी। उस बंगले पर तुम देवराज चौहान के तीसरे साथी हो? मोना चौधरी ने पूछा। हाँ। सोहनलाल है नाम तुम्हारा? हाँ। और एक बाकेलाल राठौर है? हाँ। और बाकी के देवराज चौहान और जगमोहन है? सोहनलाल की आवाज़ पहले जैसी ही थी। और वहाँ पर पांचवा कौन है? पांचवा? वो पांचवा जो सर्वेंट क्वार्टर में मौजूद है। सोहनलाल ने मन ही मन गहरी सांस ली। पांचवें की मुझे कोई खबर नहीं। सर्वेंट क्वार्टरों की तरफ तो मैं अभी तक गया भी नहीं। सोहनलाल बोला। मोना चौधरी मुस्कुराई। सोहनलाल भी मुस्कुराया। तुम बहुत अच्छे हो। सोहनलाल हंसा। जेब से गोली वाली सिगरेट निकालकर सुलगाई। मुझे जानते हो? हाँ। मुझे मालूम है मेरे सामने मोना चौधरी खड़ी है। समझदार भी हो। तभी पास खड़ा जुबेर सिंह क्या उठा। मोना चौधरी, देवराज चौहान को तुम पर शक हो गया। वो समझ गया कि तुम किस चक्कर में हो। यही वजह है कि तुम्हारा ठिकाना, तुम्हारी हरकतें जानने के लिए देवराज चौहान ने इसे तुम्हारे पीछे लगा दिया। जुबेर सिंह की आवाज़ में कठोरता भरी पड़ी थी। देवराज चौहान को उसकी हरकत का तगड़ा जवाब मिलना चाहिए। इसे खत्म कर दो, ताकि भविष्य में देवराज चौहान जो कदम उठाए सोच समझ कर उठाए। मोना चौधरी मुस्कुराई। सोहनलाल भी मुस्कुराया। जुबेर सिंह ठीक ही तो कहता है सोहनलाल। मोना चौधरी ने होठ से कोड़े। अपनी अपनी समझ है। मैं तो गरीब बंदे की तरह हाथ जोड़े खड़ा हूँ। जब हो हुक्म होगा गर्दन कटवाने के लिए सिर झुका दूंगा, गर्दन आगे कर लूँगा। सोहनलाल ने शराफत से कहा। तभी सूरज सिंह आगे बढ़ा और सोहनलाल की तलाशी लेने लगा। मेरे पास कोई हथियार नहीं है, सोहनलाल बोला। मैं शाकाहारी बंदा हूँ। तलाशी लेकर सूरज सिंह पीछे हटते हुए बोला। इसका क्या किया जाए? मोना चौधरी ने कश लिया। जिंदा रहना चाहते हो सोहनलाल? हाँ। मैं भी मरना नहीं चाहता। तो हमारे साथ मिल जाओ। किस काम के वास्ते? तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं किस काम के लिए ये बात कह रही हूँ। सोहनलाल खामोश रहा। देवराज चौहान के साथ रहकर तुम हमारी सहायता करो। बदले में 10, 20, 30 जो चाहिए मिल जाएंगे। सोहनलाल मुस्कुराया। समझदार है। सूरज सिंह हंसा। एक ही बार में बात इसकी नारियल जैसी खोपड़ी में आ फंसी है। मोना चौधरी। सोहनलाल का स्वर शांत था। मैं देवराज चौहान के खिलाफ नहीं चल सकता। वो तुम्हें जो दे रहा मैं उससे ज़्यादा दूंगी। वो मुझे कुछ भी नहीं दे रहा। क्या मतलब? देवराज चौहान मेरा दोस्त है। दोस्तों के साथ मैं दगाबाजी नहीं करता। सोहनलाल की आवाज़ शांत थी। सोच लो। मेरी बात नहीं मानी तो मजबूरन मुझे तुम्हारी जान लेनी पड़ेगी। मोना चौधरी के दांत भिज गए। मैं तुम्हारी बात किसी भी कीमत पर नहीं मान सकता। तुम जो करना चाहती हो कर लो। मोना चौधरी सोहनलाल को देखती रही। सोहनलाल बिना डरे मोना चौधरी को देखे जा रहा था। खत्म कर दो इसे। जुबेर सिंह के दांत भिज गए। सूरज सिंह के चेहरे पर किसी तरह का भाव नहीं था, क्योंकि फैसला मोना चौधरी ने करना था। मोना चौधरी एकाएक मुस्कुरा पड़ी। तुम जा सकते हो सोहनलाल। सोहनलाल के चेहरे पर राहत के भाव उभरे। ये तुम क्या कर रही हो? जुबेर सिंह भड़के स्वर में क्या उठा। ये दुश्मन का आदमी। जुबेर सिंह। मोना चौधरी क्या उठा। देवराज चौहान जान चुका था कि मेरे इरादे ठीक नहीं हैं। इस पर भी उसने मुझे इज्जत दी और वापस आने दिया, क्योंकि अभी हम लोगों के बीच ऐसी कोई बात नहीं हुई कि मनमुटाव हो। कोई झगड़े वाली बात नहीं हुई। ऐसे में सोहनलाल को उंगली लगाना भी गलत होगा। सरासर गलत होगा। झगड़े के भी उसूल होते हैं। अभी किसी की तरफ से कुछ नहीं हुआ तो खून खराबी की नौबत कहाँ से आ गई? जुबेर सिंह होठ बीच कर रह गया। सूरज सिंह का चेहरा शांत था। जाओ सोहनलाल। सोहनलाल ने मोना चौधरी को देखा, फिर खामोशी से वहाँ से आगे बढ़ता चला गया। ये तुमने अच्छा नहीं किया। जुबेर सिंह सख्त स्वर में क्या उठा। मत बोलो जुबेर सिंह की मौत का खेल देवराज चौहान के साथ शुरू होने जा रहा है। और झगड़े की वजह भागीरथ का बेटा अमित है। और इस झगड़े की वजह अमित को ही रहने दो। गलत हरकत करके मैं नहीं चाहती कि हम दोनों को ध्यान अमित से हटकर जाति दुश्मनी पर उतारा है। अगर ऐसा हो गया तो इस लड़ाई का अंत बहुत ही बुरा होगा। जुबेर सिंह होठ पीछे रहा। सोहनलाल देवराज चौहान का दोस्त है। सोहनलाल को बिना वजह हमने छेड़ा तो देवराज चौहान गुस्से में आ सकता है, जो कि ठीक नहीं होगा। हमने अमित को देवराज चौहान से हासिल करना है। अमित के हमारे हाथों में आते ही देवराज चौहान के और हमारे रास्ते अलग अलग हो जाएंगे।
हमें सिर्फ अमित के बारे में सोचना है, कैसे हम बाजी जीत सकते हैं। मोना चौधरी ठीक कह रही है। सूरज सिंह क्या उठा। मोना चौधरी ने सूरज सिंह को देखा, आंखों में कठोरता उभरी। वह आगे बढ़ी और जोरदार घूसा सूरज सिंह के चेहरे पर मारा। सूरज सिंह कुछ भी समझ नहीं सका और लड़खड़ा कर 2 कदम पीछे हट गया। मुंह से ऐसा था कि उसका पूरा चेहरा झंझना कर रह गया। सूरज सिंह ने गुस्से से मोना चौधरी को देखा। क्यों मारा? इस बात के लिए कि तुम जानते थे अमित को देवराज चांद सुरक्षा दे रहा है। ये बात तुमने छिपाए रखी, बताया नहीं और मुझे देवराज चांद के टकराव पर खड़ा कर दिया। मोना चौधरी दांत बीच कर बोली। मैं नहीं जानता था कि वहाँ देवराज चौहान है। तुम जानते थे? नहीं, जानता होता तो तुम्हें बताता मैं। अगर नहीं जानते तो सोहनलाल या मेरे मुंह से देवराज चौहान का नाम सुनकर चौंकते ज़रूर, लेकिन तुम ऐसे खड़े रहे जैसे तुम्हें सब कुछ मालूम था। मेरी बात से इनकार करने की ज़रूरत नहीं। एक बार तो हो गया, लेकिन अब के बाद मेरे साथ ऐसी चालाकी करने की कोशिश मत करना। सूरज सिंह ने अपने गाल पर हाथ फेरा। जो भी कहो, मैं नहीं जानता था कि अमित देवराज चौहान जैसे इंसान के पास है। सूरज सिंह गुस्सा दबाकर बोला। तुम जानते थे, तभी तो दिल्ली से मुझे लाकर देवराज चौहान के सामने खड़ा कर दिया। और न इस काम के लिए मुंबई में ढेरों इंसान मिल सकते हैं, लेकिन तुमने या रूपक लाल ने किसी तरह का रिस्क लेना ठीक नहीं समझा और अमित की बाबत सीधा मुझसे बात की। तभी तो मुंह मांगी रकम दी गई। देवराज चौहान के बारे में छिपाते वक्त तुम्हें सोच लेना चाहिए था कि ये बात छिप नहीं सकेगी। जो भी कहो, पहले मुझे देवराज चौहान के बारे में नहीं मालूम था। सूरज सिंह अपनी बात पढ़ा रहा। मोना चौधरी कठोर निगाहों से सूरज सिंह को देखती रही। सूरज सिंह उंगली से अपनी कौवे की चोट जैसी नाक रगड़ने लगा। पक्का ढीठ है, जुबेर सिंह ने तीखे स्वर में कहा। सूरज सिंह की निगाह जुबेर सिंह की तरफ घूमी। होठों पर जहरीले भाव उभरे। बहुत सगा बन रहा है मोना चौधरी का। काम में काम चलता है, सगापन नहीं। सूरज सिंह की आवाज़ में सख्ती के भाव थे। एक बात और दिमाग में बैठा ले, मेरी बात में मत आया कर। जुबेर सिंह के होठों से गुर्राहट निकली। साला कुत्ते की तरह गुर्राता है, सूरज सिंह ने पहले जैसे सर में कहा। जुबेर सिंह ने पुनः गुर्रा कर आगे बढ़ा। हाँ, सूरज सिंह के चेहरे पर दरिंदगी के भाव उभरे। जुबेर सिंह, मोना चौधरी की आवाज़ में सख्ती थी। रुक जाओ। विजय दांतों से जुबेर सिंह ठिठक गया। मोना चौधरी ने दोनों को घूर कर देखा। तुम दोनों में जो होने जा रहा था वो आज के बाद नहीं होना चाहिए। मोना चौधरी ने एक एक शब्द चबा कर कहा। यह मत भूलना कि तुम दोनों एक ही काम पर एक साथ काम कर रहे हो। तुम लोगों के झगड़े की वजह से मेरा काम खराब हो, ये मैं कतई पसंद नहीं करूँगी। अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसी वक्त मैं तुम दोनों को शूट कर दूंगी। सूरज सिंह ने जुबेर सिंह को देखा, फिर दरिंदगी से भरी हंसी हंसा। जुबेर सिंह दांतों के साथ साथ हाथों की उंगलियां भींच कर रह गया। सूरज, मोना चौधरी का लहजा और भी सख्त हो गया। सूरज सिंह ने फौरन खुद को सामान्य किया और मुंह दूसरी तरफ फेर लिया, लेकिन जुबेर सिंह सूरज सिंह को घूरता रहा। मोना चौधरी ने कश लिया, फिर बोली। तुमने कहा था कि आज किसी ठिकाने का इंतज़ाम कर दोगे जहाँ रहकर हम काम कर सकें। मोना चौधरी के शब्द सुनकर सूरज सिंह ने उसे देखा। आज हो जाएगा इंतज़ाम, कहते हुए सूरज सिंह ने कलाई पर बंधी घड़ी देखी। दोपहर का 1 बजने जा रहा है। शाम तक कोई ठिकाना तैयार कर दूंगा। थोड़ी सी भाग दौड़ करनी पड़ेगी। जगह ऐसी हो कि जहाँ हम हर तरह की स्थिति में सेफ रह सकें। मैं इससे भी बढ़िया जगह का इंतज़ाम करूँगा, लेकिन तुम्हें कहाँ खबर दूँ, कहाँ मिलोगी? इस वक्त तो मेरा कोई पक्का ठिकाना नहीं है, मोना चौधरी ने सोच भरे स्वर में कहा। तो मैं शाम को तुम्हें ही होटल में फ़ोन कर लूँगी, मोना चौधरी ने कहा। वो लड़का फार्म वाले बंगले पर नहीं है, सूरज सिंह ने। हाँ, वहीं है, मोना चौधरी ने कहते हुए वाले से सिरे लाया। उसे कैसे हासिल करना है, कुछ तो सोचा होगा। तुम जगह का इंतज़ाम करो, आगे के कदम के बारे में मैं फ़ैसला कर लूँगी। सोचने का वक्त बीत चुका है। अब जो करना है वो फ़ौरन ही करना है। मोना चौधरी की आवाज़ सख्त हो उठी थी। जुबेर सिंह कठोर निगाहों से सूरज सिंह को देखे जा रहा था। ठीक है, मुझे रास्ते में उतार देना, सूरज सिंह बोला। फिर शाम को फ़ोन करना। तीनों कार में बैठे। ड्राइविंग सीट जुबेर सिंह ने संभाली। कार आगे बढ़ गई। मोना चौधरी की सोचों में देवराज चांद बार बार आ रहा था, जिसके हाथों से अब अमित को छीनना था। और मोना चौधरी को इस बात का पूरा एहसास था कि देवराज चांद के हाथों से कोई चीज़ निकाल पाना कितना कठिन या असंभव था। देवराज चांद से टकराव की सोच का मोना चौधरी का मन बेचैनी से भर उठा था। अगला दृश्य। सोहनलाल को इतनी जल्दी वापस आया देखकर देवराज चांद के होंठ से खुड़ गए। सोहनलाल गोली वाली सिगरेट के कश लेता पास पहुंचा। देवराज चांद बंगले के सामने छाया में कुर्सी रखे बैठा था। पास पहुंचते ही सोहनलाल मुस्कुराया। सोहनलाल की मुस्कान ने जैसे सब कुछ स्पष्ट कर दिया। इतनी जल्दी आ गए? जानते हुए देवराज चौहान ने पूछा। आना ही पड़ा। मोना चौधरी को मेरा साथ पसंद नहीं आया, सोहनलाल ने गंभीर स्वर में कहा। वो महसूस कर चुकी थी कि कार की डिक्की में कोई है। देवराज चौहान के चेहरे पर कोई भाव नहीं उभरा। अगर मोना चौधरी को तुम्हारे छिपने के बारे में मालूम हो गया तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं। वो हर तरफ नज़र रखती है। तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? देवराज चौहान ने पूछा। उसका साथी जुबेर सिंह तो मुझे ख़त्म करने को कह रहा था।
लेकिन मोना चौधरी नहीं मानी, उसने मुझे जाने को कह दिया। सोहनलाल की आवाज़ गंभीर ही थी। देवराज चौहान ने कश लिया। और वो अमित को पाने के फेर में तुम्हारा ख्याल ठीक रहा? कैसे? वो मुझे अपने साथ में लाना चाहती थी कि तुम्हारे पास रहकर मैं उसकी सहायता करूं। इस काम के लिए उसने रकम भी बोली। वो बहुत तेज़ है देवराज चौहान। मैंने उससे बात की है, देखा है उसे। उससे पार पाना इतना आसान नहीं। मेरे ख्याल में दिक्कत आ सकती है। देवराज चौहान के होठों पर शांत मुस्कान उभरी। तुमने ठीक सोचा। मोना चौधरी के सामने होने की वजह से दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। उसके दो साथी मैंने देखे हैं, जुबेर सिंह, सूरज सिंह। वे भी कम नहीं लग रहे थे। सोनलाल ने धीमे स्वर में कहा, आमना सामना हुआ तो कुछ भी हो सकता है। उसे मालूम है कि अमित यहाँ है और मेरे ख्याल से वो देर नहीं करेगी। हमें और भी सतर्क रहना चाहिए। मोना चौधरी जब हमला करेगी तो सोच समझ कर करेगी। देवराज चंद कश लेता रहा। वो जान चुकी है कि अमित सर्वेंट क्वार्टर में। हमें अमित को सर्वेंट क्वार्टर से हटा देना चाहिए। देवराज चंद ने सोनलाल को देखा, फिर सिर हिला करके उठा। यहाँ दो ही जगह हैं, सर्वेंट क्वार्टर या फिर बंगला। कहीं उसे छिपाया नहीं जा सकता। उसे हम सिर्फ अपना आवरण दे सकते हैं कि कोई उसे पाना चाहे तो हमें हटा कर पाए। सोनलाल के चेहरे पर सोच के भाव थे। लेकिन कुछ तो ऐसा इंतज़ाम करना ही होगा कि टकराव कम हो। हमें हमारे पास रहे, मोना चौधरी अपनी कोशिश में कामयाब न हो सके। देवराज चंद ने गंभीर स्वर में कहा, किस तरह के इंतज़ाम की बात कर रहे हो? सोचना पड़ेगा, क्योंकि मोना चौधरी किसी मामूली चाल में नहीं फंसने वाली। देवराज चंद ने कहा और कुर्सी से उठकर टहलने लगा। चेहरा शांत और गंभीर नजर आ रहा था। सोहनलाल पलटा और बंगले के भीतर प्रवेश करता चला गया। अगला दृश्य। सूरज सिंह को रास्ते में उतारकर मोना चौधरी और जुबेर सिंह आगे बढ़ गए थे। मुझे ये आदमी ठीक नहीं लगता, जुबेर सिंह बोला। इसलिए कि तुम्हारी उसकी झड़प हो गई? मोना चौधरी मुस्कुराई। ये बात नहीं, सूरज सिंह मुझे शुरू से ही ठीक नहीं लगा। मोना चौधरी खामोश रही। जैसे कि उसने तुम्हें नहीं बताया कि इस मामले में देवराज चौहान है। झूठ बोला वो। मोना चौधरी खामोश रही। तुम्हें सूरज सिंह से सावधान रहना चाहिए, जुबेर सिंह पुनः बोला। तुम्हें उस पर शक है तो काम के दौरान उस पर नजर रख लेना, मोना चौधरी ने कहा। ठीक है, जुबेर सिंह ने सिर हिलाया। तो मैं कहाँ छोड़ूं? अपने कमरे पर छोड़कर तुम चले जाना। शाम को हमारी मुलाकात होगी, आ जाना। मैं सोचना चाहती हूँ कि अमित को देवराज चौहान के हाथों से कैसे खींचा जा सकता है। अगला दृश्य। सूरज सिंह ने होटल के कमरे में प्रवेश किया तो चेहरे पर गंभीरता के भाव उभरे पड़े थे। सुजान सिंह आराम की मुद्रा में बेड पर लेटा हुआ था। सूरज सिंह को देखकर कुछ सीधा हुआ। कैसी तबीयत है भाई? सूरज सिंह बैठता हुआ बोला। जख्म तेजी से भर रहा है डॉक्टर, अच्छा लगता है जल्दी ठीक हो जाऊंगा, सुजान सिंह ने कहा। आज क्या हुआ? मोना चौधरी के साथ कहाँ गया? सूरज सिंह ने सब कुछ बताया। सुनकर सुजान सिंह बोला, मोना चौधरी जल्दी अपना रंग दिखाएगी। वो तो ठीक है भाई, लेकिन इस काम में मुझे तुम्हारी ज़रूरत आ पड़ी है। मेरी ज़रूरत? सुजान सिंह ने उसे गहरी निगाहों से देखा। हाँ, बोल। वो तेरा यार है ना, जिसके बारे में तू जिक्र करता था कि खंडाला में उसकी चलती है? हीरा लाल? हाँ वही हीरा लाल। कुछ दमखम है हीरा लाल में, या तू यूं ही बोलता था? मैं कोई भी बात यूं ही नहीं बोलता। तो ज़रा हीरा लाल के बारे में फिर से बता। क्यों? बता भाई। क्यों वाली बात का जवाब मैं बाद में दूंगा, सूरज सिंह मुस्कुराया। तेरे दिमाग में फिर कुछ है? सुजान सिंह ने उसे घूरा। कुछ नहीं है, तो हीरा लाल के बारे में बता। सुजान सिंह उसे घूरता रहा। बता भाई। सूरज सिंह के चेहरे पर उखड़े भाव उभरे। दो पलों की चुप्पी के बाद सुजान सिंह धीमे स्वर में बोला। एक बार मैंने और हीरा लाल ने मुंबई में एक साथ काम किया था। बहुत दिलवाला हीरा लाल। डरना तो उसने सीखा ही नहीं। वैसे खंडाला में उसकी चलती है, वही बोलता था कभी खंडाला में काम हो तो बोलना मुझे, मिनटों में निपटा दूंगा। कब की बात है? 8-10 साल हो गए। इतने सालों में वो तेरे को भूल गया होगा भाई, सूरज सिंह ने होठ से कोड़े। वो मुझे नहीं भूल सकता। क्यों? मैंने उसकी जान बचाई थी। तो हो सकता है वो मर खप गया, सूरज सिंह ने कहा। इस बारे में अब मैं क्या कह सकता हूँ? हीरालाल बोला था कि खंडाला में कभी उससे मिलना हो तो बाबा के होटल पर जाकर उसके बारे में पूछ लूँ। बाबा का होटल कहाँ पड़ता है? मालूम नहीं। कोई बात नहीं, मैं मालूम कर लूँगा। सूरज सिंह उठ खड़ा हुआ। सुजान सिंह ने सूरज सिंह को गहरी निगाहों से देखा। अब बता, क्या है तेरे दिमाग में? चिंता मत कर भाई, सूरज सिंह मुस्कुराया। मेरे दिमाग में जो है ठीक है, आकर बताऊंगा। देखूँ तो सही कि तुम्हारा हीरालाल मिलता है कि नहीं, काम का आदमी है कि नहीं। कहने के साथ ही सूरज सिंह बाहर निकलता चला गया। मेरे घायल होने का फ़ायदा उठा रहा है। उल्टे काम करेगा तो मरेगा। सुजान सिंह बड़बड़ा उठा। मैं साथ रहता तो इसे संभाले रहता था। अगला दृश्य। सूरज सिंह 1 घंटे में तलाश करता हुआ बाबा के होटल में पहुंचा। 45 बरस का वह इंसान जो बाबा के नाम से जाना जाता था, घटिया से इलाके में होटल था और होटल की हालत बता रही थी कि यहाँ शरीफ लोगों का आना जाना नहीं है। बाबा भी 15 नंबर ही लग रहा था। यहाँ चाय से लेकर विस्की तक हाजिर थी। होटल में लंच का वक्त था और वहाँ बैठे लोगों को देखकर आसानी से अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि होटल का असली रूप क्या है।
होटल के बाहर बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था कि यहाँ कमरे भी उपलब्ध हैं। सूरज सिंह बाबा के पास पहुंचा, जो 4 फीट लंबे काउंटर के पीछे लुंगी और कमीज पहने बैठा था और सिर के आधे बचे बालों पर हाथ फेरता इधर उधर देख रहा था। सूरज सिंह के पास आते ही बाबा की सवालिया नज़रों उस पर जा टिकी। हीरालाल जिंदा है या मर कब गया? सूरज सिंह ने लापरवाही से पूछा। बाबा ने गहरी निगाहों से उसे देखा। अभी तक तो जिंदा ही है। क्यों? कई साल हो गए उससे मिले, उसके बारे में कोई खबर नहीं थी, इसलिए पूछा। आज ही मुंबई से आया हूँ। हीरालाल ने बोला था कि मेरा पता जानना हो तो बाबा के होटल से पूछ लेना। सूरज सिंह ने कहा। तो हीरालाल से मिलना है? बाबा ने समझने वाले अंदाज में सिर हिलाया। हाँ, कल आना, पता बता दूंगा। बाबा ने सूरज सिंह से नज़रें हटा ली। मुझे अभी उसका अता पता चाहिए। सूरज सिंह का सर शांत था। बाबा ने पुनः सूरज सिंह को देखा। अभी? हाँ, बिल्कुल अभी। ना बताऊं तो? बाबा के होंठ सिकुड़े। मैं हीरालाल का दोस्त हूँ। सूरज सिंह ने नर्म स्वर में कहा। तुम्हें पता बताना चाहिए। ज़रूरी मिलना है उसे? हाँ, ठीक है, 1000 रुपये तो पता बता देता हूँ, बाबा ने कहा। सूरज सिंह के होठ पर अजीब सी मुस्कान उभरी। मेरा चेहरा देख, मेरे को देख, सूरज सिंह बोला। बाबा ने उसे देखा। तेरे को क्या लगता है, हीरालाल का पता जानने के लिए मैं 1000 रुपये दूंगा? एकाएक बाबा मुस्कुराए। समझदारी वाली बात करता है। कहने के साथ ही बाबा ने हीरालाल का पता बता दिया। अगला दृश्य। सूरज सिंह बाबा के बताए पते पर हीरालाल के घर पहुंचा। 3 कमरों का शानदार घर था। दरवाज़ा खुला था। सूरज सिंह बेहिचक भीतर प्रवेश कर गया। अच्छा खासा सजाया हुआ ड्राइंग रूम था। उस वक्त वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। वहीं खड़ा सूरज सिंह नजरें दौड़ाता रहा। फिर आगे बढ़ा और दूसरे कमरे में पहुंचा। वो बेडरूम था, खाली था। तीसरे कमरे में पहुंचा। वो भी बेडरूम था, लेकिन खाली था। कोई नज़र ना आया। सूरज सिंह और आगे बढ़ा तो एक बंद दरवाजे के पीछे पानी गिरने की आवाज़ आई। सूरज सिंह समझ गया कि हीरालाल बाथरूम में। वो वापस ड्राइंग रूम में बैठा और सिगरेट सुलगाकर कश लेने लगा। जब सिगरेट खत्म होने पर आई तो हीरालाल आया। 50 वर्षीय हीरालाल 40 से ज़्यादा का नहीं लग रहा था। ड्राइंग रूम में आते हुए कठोर निगाहों से सूरज सिंह को देखने लगा। हीरालाल का चेहरा तो आमतौर पर वैसे ही सख्त रहता था। इस वक्त वो नहा कर आ रहा था और शरीर पर गाउन था। मेरे घर में मेरी इजाज़त के बिना आना मना है, हीरालाल शब्दों को चबाकर बोला। दरवाज़ा खुला था तो मैं अंदर आ गया। दरवाज़ा अब भी खुला है तो बाहर निकल जा, हीरालाल ने सख्त स्वर में कहा। सूरज सिंह मुस्कुरा पड़ा। अगर मुझे मालूम होता कि मेरा भीतर आना तुम्हें बुरा लगेगा तो तुम्हारे आने तो मैं बाहर ही खड़ा रहता। हीरालाल उसे घूरता रहा। बस भी करो, अब नाराज़गी छोड़ दो। कौन हो तुम? सूरज सिंह। मुझे, मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। आने की वजह बताओ, जाओ यहाँ से। यार तुम तो बहुत रूखे किस्म के इंसान हो। भाई तो बोलता था कि तुम बहुत बढ़िया आदमी हो। कौन भाई? सुजान सिंह। मैं किसी सुजान सिंह को नहीं जानता। तुम चाहते क्या हो? हीरालाल उसे घूरता हुआ बोला। जो भी बात करना सोच समझ कर करना। इस बात का ध्यान रखना कि तुम हीरालाल के सामने हो। भाई, सुजान सिंह तुमसे कई साल पहले मुंबई में मिला था। वो कहता है कि तुम दोनों मिलकर कोई काम भी किया था। सूरज सिंह ने शांत स्वर में कहा। हीरालाल ने फौरन हौले से सिर हिलाया। हाँ, तुम उसी सुजान सिंह के भाई हो? सूरज सिंह ने सहमति में सिर हिलाया। सुजान सिंह का? यहीं खंडाला में एक होटल में। टांग पर गोली लग गई थी, लेकिन अब ठीक हो रहा है। मेरे होते हुए होटल में ठहरा है? हीरालाल ने सिर के गीले बालों में उंगलियां फेरी। गलत कर दिया उसने। इस बात का जवाब तो भाई देगा। हीरालाल ने सिर हिलाया, फिर बोला। तुम किसी काम से आए या फिर चाय पीने? काम है। क्या? भाई बोलता है कि तुम खंडाला में दम रखते हो और मुझे दम वाला आदमी चाहिए। एक मामला है जिसमें 1-2 करोड़ की रकम पैदा हो सकती है, सूरज सिंह ने कहा। हीरालाल की निगाह सूरज सिंह पर जा टिकी। सूरज सिंह ने अपने कौवे की चोट जैसी नाक को मसला, फिर मुस्कुराया। 1-2 करोड़? हाँ। पूरी बात बताओ। पूरी बात जानने के बाद तुम पीछे हट गए तो मामला खुल जाएगा, सूरज सिंह ने कहा। 1-2 करोड़ का मामला है तो पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम बोलो। मेरे ख्याल में हमें इतनी जल्दी बात के सिरे तक नहीं पहुंच जाना चाहिए, सूरज सिंह ने गंभीर स्वर में कहा। फिर? मैं भी तुम्हें ठीक से जानता नहीं। भाई बीच में बैठा हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। तुम सुजान सिंह को यहाँ ले आओ। मेरे होते हुए उसका होटल में रहना ठीक नहीं, हीरालाल ने कहा। भाई को तो ले ही आऊँगा, लेकिन एक छोटा सा काम अगर कर सको तो। क्या? कोई ऐसी जगह चाहिए जहाँ 3-4 लोग रहकर अपनी योजना पर काम कर सकें। लोगों की ताक झाक वहाँ कमी हो तो अच्छा है। मैंने अपने साथियों से शाम तक जगह का इंतज़ाम हो जाने का वादा किया। हीरालाल ने सूरज सिंह की आंखों में झांका। लफड़े वाला काम है? काम तो लफड़े वाला है ही, लेकिन जहाँ हम रहेंगे वहाँ शायद कुछ नहीं होगा। क्षणिक सोच के बाद हीरालाल ने धीमे स्वर में कहा। ऐसी जगह है मेरे पास। तुम सुजान सिंह को ले आओ, फिर तुम्हें उस जगह पर ले चलूँगा। सूरज सिंह उठ खड़ा हुआ। तुम घर पर ही हो? हाँ, मैं भाई को लेकर आता हूँ, कहने के साथ ही सूरज सिंह बाहर निकल गया। अगला दृश्य। सोहनलाल ने अमित को खोता ब्रांड यानी गोली वाली सिगरेट पिलाकर खाना खिला दिया था। गोली वाली सिगरेट के नशे में अमित गहरी नींद में सो गया था।
सोहनलाल ने दरवाज़ा बंद किया और बाहर से सिटकनी लगाकर बंगले में चला आया था। लंच मांगेलाल राठौर और सोहनलाल ने ही तैयार किया था। इस समय सब लंच टेबल पर मौजूद लंच के दौरान बातों में व्यस्त थे। मोना चौधरी यहाँ की हर जगह रास्ते से वाकिफ़ हो चुकी है, जगमोहन ने कहा। वो अच्छी तरह जानती है कि अमित सर्वेंट क्वार्टर में मौजूद है। इन सब बातों को जानने के बाद वो सोच समझकर अमित को यहाँ से निकालने की योजना तैयार कर सकती है। यह ठीक बोलो, बाकेलाल राठौर ने सिर हिलाया। मारे को अपने इंतजाम में कुछ बदलाव लाना चाहिए, तभी सारा मामला ठीक होगा। सोहनलाल आराम से खाना खाने में व्यस्त था। हमें मोना चौधरी का डर नहीं है, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा, लेकिन वो भी कम नहीं है, ये हम जानते हैं। इसलिए सावधानी के नाते हमारा कोई कदम उठाना ज़रूरी हो जाता है। हमारी बात मानो तो पहले अमित को सर्वेंट क्वार्टर से हटाकर बंगले में रखो। लेकिन मैं कुछ और सोच रहा हूँ, जगमोहन बोला। क्या? मोना चौधरी की निगाहों से बचकर अमित को इस जगह से दूर कर देना चाहिए और हम इसी तरह यहाँ पर मौजूद रहें, जगमोहन ने कहा। ऐसे में मोना चौधरी कितनी भी कोशिश कर ले उसके हाथ कुछ नहीं लगेगा। हमने 1 महीना अमित को बचाना है, जिसमें से 6-7 दिन बीत चुके हैं। सारा आइडिया तो बढ़िया हो गए हो, बाकेला राठौर ने गर्दन हिलाई। रास्ता अच्छा है लेकिन इस पर काम नहीं किया जा सकता, देवराज चौहान ने कहा। क्यों? यूँ क्यों भूलते हो कि मोना चौधरी के साथ ही यहाँ की हरकतों पर नज़र भी रख सकते हैं। अगर अमित को यहाँ से निकालने के बारे में उन्हें मालूम हो गया तो अमित के लिए खतरा पैदा हो जाएगा, और ऐसे में अमित को वे लोग आसानी से हासिल कर लेंगे। देवराज चौहान ने जगमोहन को देखा। बात तो यूँ भी चौकी हो गई बात तो यूँ भी चौकी हो गई लेकिन हमें ऐसा कोई रास्ता तो निकालना ही है कि मोना चौधरी अमित तक ना पहुँच सके। हमारी बराबर चौकसी के बाद भी वो अमित तक पहुँच गई तो, जगमोहन ने अपने शब्दों पर जोर देकर कहा। यह इतना आसान न हो, हम उसको हाथ बढ़ावेंगे। वाकेला लाडो सख्त स्वर में कह उठा। चंद पलों की चुप्पी के बाद देवराज चौहान बोला। मोना चौधरी को धोखे में रखने के लिए वो अमित को ना पा सके, इसके लिए हमें एक और अमित तैयार करना पड़ेगा, मतलब कि नकली अमित। क्या मतलब? जगमोहन के ओठों से निकला। मोना चौधरी ने अमित को नहीं देखा है, देवराज चौहान बोला। नहीं, वो सिर्फ इतना जानती होगी कि अमित की उम्र और कदकाठी ऐसी है। हो सकता है रूपक लाल ने मोना चौधरी को अमित की तस्वीर दिखाई हो, जगमोहन ने कहा। इस बात के चांस बहुत कम है, देवराज चौहान के शब्दों में विश्वास था। मारे को तो ये बात बहुत जचो। अगर ऐसा कर भी लिया जाए तो अमित को कहाँ रखेंगे? वो भी मैंने सोच लिया, देवराज चौहान ने कहा। तुम थापर को फ़ोन करके अमित का हुलिया बताकर 16 साल का लड़का भेजने को कहो, जो देखने में अमीर बाप का बेटा लगे, और उसे कहना कि लड़के का समझदार होना बहुत ज़रूरी है। लंच समाप्त करके जगमोहन ने मुंबई फ़ोन करके थापर से बात की। बात करने के पश्चात वापस आकर जगमोहन ने कहा, मैंने थापर को यहाँ का पता दे दिया, वो कहता है कल दोपहर तक लड़का यहाँ पहुँच जाएगा। जवाब में देवराज चौहान सिर हिलाकर रह गया। अगला दृश्य। सूरज सिंह सुजान सिंह को हीरालाल के घर ले आया। हीरालाल बरसों बाद सुजान सिंह को सामने पाकर बहुत खुश हुआ, दिल खोल कर मिला। उसे भीतर ले जाकर बेडरूम में लिटाया। मेरे होते हुए तू होटल में ठहरा? हीरालाल कुर्सी खींचकर पास बैठता हुआ बोला। सूरज सिंह लापरवाही से दूसरी कुर्सी पर जा बैठा था। हम तो खंडाला कुछ देर के लिए आए थे, लेकिन मामला लंबा खिंच गया। गोली लगी तो बिस्तर पर पड़ गया। तब फुर्सत में पड़े पड़े तेरा ध्यान आया। चल, ध्यान आया तो सही। गोली कैसे लगी? किसने मारी? नाम बता उसका। गुस्से में मता। गोली मारने वाले की कोई गलती नहीं, मेरी भी गलती नहीं। जो हुआ होता चला गया। काम के वक्त तो कुछ भी हो सकता है, सुजान सिंह ने बात टालने वाले लहजे में कहा। अब जख्म कैसा है? ठीक है, जल्दी हो जाएगा पूरी तरह ठीक। चल नहीं सकता? बैसाखी के सहारे चल सकता हूँ, डॉक्टर ने कल बोल दिया था, सुजान सिंह ने कहा। मैं तेरे लिए अभी बैसाखी मंगवा दूंगा। यूँ ही मत लेटा रहे, मुझे अच्छा नहीं लगता। चला कर। सुजान सिंह मुस्कुरा कर रह गया। हीरालाल के चेहरे पर गंभीरता के भाव आए। उसने सूरज सिंह को देखा, फिर सुजान सिंह से बोला, ये तेरा भाई क्या बोलता है? कहता है 1-2 करोड़ का मामला है, बात क्या है? सुजान सिंह के चेहरे पर व्याकुलता के भाव उभरे। उसने सूरज सिंह को देखा। ठीक कहता है ये। सुजान सिंह की नज़रें हीरालाल पर जा टिकीं। मामला बता। मामले में खतरा बहुत है, सुजान सिंह ने कहा। कोई बात नहीं, हीरालाल कड़वे अंदाज में मुस्कुराया। 1-2 करोड़ भी बहुत ज़्यादा होते हैं। सुजान सिंह गहरी सांस लेकर रह गया। सूरज से बात कर ले, इसे हालात का ज़्यादा अंदाज़ा है। हीरालाल ने सूरज सिंह को देखा। सूरज सिंह ने मुस्कुराकर कौवे की चोट जैसी नाक को मसला, फिर शुरू से लेकर अंत तक सारी बात बता दी, कुछ भी नहीं छुपाया। सूरज सिंह के खामोश होते ही कुछ पल के लिए वहाँ खामोशी सी छा गई। इस काम में हाथ डालना दिक्कत वाला काम है हीरालाल। सुजान सिंह क्या उठा। हाँ, हीरालाल ने सुजान सिंह को देखा, लेकिन माल बहुत है। इस बाजी में हमारी जीत हो सकती है, अगर भागीरथ मल्होत्रा का लड़का अमित हमारे हाथों में आ जाए। पागल मत बनो, सुजान सिंह ने बेचैनी से कहा। देवराज चौहान और मोना चौधरी के बीच में से कोई चीज़ निकाल पाना असंभव है।
हीरालाल खतरनाक अंदाज में मुस्कुराया। कोशिश करने में तो कोई हर्ज नहीं, शायद असंभव संभव बन जाए। सुजान सिंह ने तीखी निगाहों से सूरज सिंह को देखा। भाई, सूरज सिंह बोला, तुम खामा का चिंता कर रहे हो। मेरे ख्याल से तुम घायल होने की वजह से इस मामले में नहीं आ पा रहे, इसलिए दूर बैठे घबरा रहे हो। मैं घबरा नहीं रहा, सुजान सिंह ने शब्दों को चबाकर बोला, बल्कि दूर बैठकर सब कुछ साफ साफ देख रहा हूँ कि मामला कितना खतरनाक है। काम में शामिल होता तो शायद मुझे भी कुछ नज़र नहीं आता। भाई, मोटी रकम के लिए थोड़ा बहुत खतरा तो उठाना ही पड़ता है। सब ठीक रहेगा। हो सकता है हम बाजी ले जाएं। ऐसा हो गया तो सारी ज़िंदगी ऐश करेंगे। ज़िंदगी रही तो ऐश करोगे, सुजान सिंह ने कहकर मुंह फेर लिया। सूरज सिंह ने हीरालाल को देखा। रूपक लाल चंदौलिया ने इस वक्त 2 करोड़ दाव पर लगा रखा है। 1.5 करोड़ वो मोना चौधरी को देने को तैयार है और 50 लाख तुम्हें। ऐसे में अगर अमित हाथ लग गया तो उससे सौदेबाजी करके 2 का 2.5 भी ले सकते हैं। हीरालाल ने सोच भरे सर में कहा। हाँ, ऐसा हो जाना मामूली बात है, बल्कि ऐसा ही होगा। सूरज सिंह ने सिर हिलाया। तुम्हारा प्लान क्या है? हीरालाल ने सोच भरे सर में पूछा। मैं मोना चौधरी के साथ इस काम पर हूँ, तो मैं सारे हालात की जानकारी देता रहूँगा। जब ठीक वक्त आए अमित पर हाथ डाला जा सकता है, उसे उड़ा लो। मोना चौधरी के साथ रहकर मैं तुम्हारी हर तरह से सहायता करूँगा, सूरज सिंह ने सामान्य स्वर में कहा। मैं सब संभाल लूँगा। हीरालाल की आवाज़ में विश्वास के भाव थे। तुम्हारे पास आदमी है या अकेले हो? हीरालाल हंसा। मेरे एक इशारे पर आदमियों की फ़ौज खड़ी हो जाएगी। अभी तुम मुझे ठीक से जानते नहीं। अगर हमें कामयाबी मिल गई तो माल का बंटवारा कैसे होगा? तुम क्या चाहते हो? सब कुछ तुम्हारे सामने है, हीरालाल, सूरज सिंह ने कहा। हम देर से इस मामले में भाग दौड़ कर रहे हैं। भाई गोली खा चुका है, इसकी जान भी जा सकती थी। और फिर भीतरी खबरें तेरे को देते रहना, ये काम भी खतरे वाला है। मोना चौधरी को खबर लग सकती है। इस काम में भाई का भी हिस्सा होना चाहिए। तुम्हारा मतलब कि 3 हिस्से? हाँ। नहीं, हीरालाल ने स्पष्ट कहा। सुनकर मज़ा नहीं आया। तुम लोगों के पास ज़्यादा चला जाएगा। तो तुम क्या कहते हो? अगर 2 करोड़ मिला तो 1.25 करोड़ तुम्हारा, तुम दोनों का, बाकी मेरा। अगर 2.5 मिला तो 1.5 करोड़ तुम दोनों भाइयों का, बाकी का 1 मेरा, हीरालाल ने कहा। भाई, सूरज सिंह ने सुजान सिंह को देखा। बात कर ले। हीरालाल ने सुजान सिंह को देखा। ठीक है, हीरालाल बढ़िया आदमी है, इससे ज़्यादा सौदेबाजी करना मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। तो बात पक्की? हीरालाल बोला। अब हमें एक बात अभी बाकी है, सूरज सिंह ने कहते हुए हीरालाल की आंखों में देखा। क्या? अगर हम दोनों में से किसी की नीयत खराब हो जाए बाद में नोटों को देखकर, तो उसे क्या सज़ा दी जाए? हीरालाल हंसा। सूरज सिंह उसी अंदाज में हीरालाल को देखे जा रहा था। हीरालाल अच्छा आदमी है, या ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकता। सुजान सिंह क्या उठा। सूरज सिंह ने तीखी निगाहों से सुजान सिंह को देखा। भाई, मैं तेरे से बात नहीं कर रहा, तू जानता होगा इसे, मैं नहीं जानता। हमारी मुलाकातों बातों का दौर अब शुरू होगा। धीरे धीरे जानता चला जाऊंगा। कहने के बाद उसकी निगाह हीरालाल पर टिकी। हीरालाल के चेहरे पर मुस्कान उभरी हुई थी। जो भी सज़ा तुम ठीक समझो रख लो, हीरालाल ने कहा। ऐसी बातों की सज़ा से मौत ही होती है। सूरज सिंह की आवाज़ शांत थी। मैं जानता हूँ। जगह का इंतज़ाम तुमने कर लिया? सूरज सिंह ने पूछा। हाँ, वो तो हुआ ही पड़ा। मेरे किसी पहचान वाले की जगह, छोटी सी पहाड़ी पर 4 कमरों का घर है। जिसका है वो यहाँ नहीं रहता, चाबी मेरे पास है। उस छोटी सी पहाड़ी पर 20-25 मकान और भी हैं। वो जगह तुम लोगों के लिए ठीक रहेगी। वैसे तो कोई पूछेगा नहीं, पूछे तो कह देना किराए पर लिया, हीरालाल ने कहा। चलेगा, वो जगह दिखा दो, चाबी दे दो। लेकिन ज़रूरत पड़ने पर हम एक दूसरे से बात कैसे करेंगे? मोबाइल फ़ोन से काम चल जाएगा, एक मेरे पास है, तुम्हारे लिए भी इंतज़ाम करा देता हूँ। फ़ोन पर हम जब चाहे एक दूसरे से बात कर सकते हैं, हीरालाल ने उठते हुए कहा। आओ पहले तुम्हें वो मकान दिखा दूँ। सूरज सिंह भी उठ खड़ा हुआ। बेड पर अधलेटे से सुजान सिंह ने बेचैनी से करवट ली। मुझे नहीं लगता कि इस काम में सफलता मिलेगी। मिलेगी, सूरज सिंह मुस्कुराया। मुझे तो लगता है कि तुम लोग जान से हाथ धोने जा रहे हो। सुजान सिंह की आवाज़ में चिंता थी। भाई, मैं इतनी आसानी से नहीं मरने वाला, तेरे को तो मालूम ही है। आराम कर सुजान सिंह, हीरालाल क्या उठा। आते वक्त मैं तेरे लिए बैसाखी लेता आऊँगा। कम से कम तेरा चलना फिरना तो शुरू हो जाएगा। किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो बता दे। नहीं, धीमे स्वर में कहते हुए सुजान सिंह ने आंखें बंद कर ली। सूरज सिंह और हीरालाल बाहर निकल गए। अगला दृश्य। मोना चौधरी को सूरज सिंह का दिखाया मकान पसंद आया, जो छोटी सी पहाड़ी पर बना था। वो पहाड़ी 150 फीट ऊंची थी और वाहनों के वहां पहुंचने के लिए घुमावदार सड़क थी। आसपास और भी मकान थे, परंतु कुछ कुछ दूरी पर। मकान भीतर से पूरी तरह सजा हुआ था, हर चीज़ वहाँ थी। जुबेर सिंह को वह जगह ठीक लगी। इस समय शाम के 8 बज रहे थे। इस जगह पर रहकर हम काम को अच्छी तरह अंजाम दे सकते हैं, जुबेर सिंह ने मोना चौधरी से कहा। फिर सूरज सिंह से बोला, किसका है ये मकान? सूरज सिंह मुस्कुराया। बीच की बात मत पूछा कर, अपनी पहुंच दूर दूर तक है। जुबेर सिंह ने उसकी आंखों में देखा। ज़्यादा दूर तक पहुंच होना भी ठीक नहीं होता। सूरज सिंह मुस्कुरा कर रह गया। तभी मोना चौधरी बोली,
भागीरथ के बेटे अमित को कल रात देवराज चौहान के हाथों से निकालना है। काम कैसे करना है मैंने सोच लिया। तुम लोगों को अब तैयार हो जाना चाहिए। मोना चौधरी गंभीर थी। कल रात? हाँ। क्या करना है हमने? सूरज सिंह ने पूछा। मोना चौधरी ने गहरी सोच में सिगरेट सुलगाई। आज रात को मैं सारा प्लान बता दूंगी। उस प्लान पर सोचने के लिए तुम लोगों के पास कल का सारा दिन होगा। कहीं कमी लगे तो बता देना। मोना चौधरी ने दोनों को देखा। इस बात को हरदम अपने दिमाग में रखना कि सामने देवराज चौहान है, लेकिन देवराज चौहान का असर अपने पर हावी मत होने देना। काम के दौरान सिर्फ सतर्क रहना। लेकिन जुबेर सिंह ने कहा, हम तो कुल मिलाकर 3 हैं। तो क्या हो गया? मेरे ख्याल में कुछ और लोग भी साथ हो जाते तो अच्छा रहता, जुबेर सिंह ने कहा। काम करने का ढंग ठीक हो तो कहीं भी हमला करने के लिए 3 बहुत होते हैं। मोना चौधरी ने अपने शब्दों पर जोर देकर कहा। ज़्यादा लोगों में सामने वाले को प्रश्न करने का मौका मिल सकता है। जुबेर सिंह ने कुछ नहीं कहा। बाहर अंधेरा हो चुका था। जुबेर, डिनर पैक करा ले आओ, उसके बाद आगे की बात करेंगे, मोना चौधरी बोली। जुबेर सिंह बाहर निकल गया। कश लेती मोना चौधरी कुर्सी पर जा बैठी। चेहरे पर सोच के भाव थे। क्या सोच रही हो? सूरज सिंह ने पूछा। क्या तुम्हें शक है कि हम अमित को उठा पाने में सफल नहीं हो सकेंगे? मोना चौधरी ने सिर उठाकर सामने खड़े सूरज सिंह को देखा। ऐसी बात नहीं है, हम कामयाब ही होंगे। तो देवराज चौहान के लिए मेरे दिल में हमेशा ही दोस्ताना भाव रहे हैं, लेकिन पहली मुलाकात में ही हमें आमने सामने खड़ा होना पड़ रहा है, जो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन के भाव देवराज चौहान के सामने तुम्हें कमज़ोर कर दें। मोना चौधरी के होठों पर मुस्कान उभरी, अजीब सी मुस्कान। मोना चौधरी को हारने की आदत नहीं। मेरे कदम सिर्फ जीत की तरफ ही बढ़ते हैं। मोना चौधरी के ये शब्द सुनकर सूरज सिंह के दिल को दूर तक ठंडक पहुंची। मोना चौधरी कामयाब हो जाए तो हीरालाल के दम पर अमित को मोना चौधरी के हाथों से वो निकाल लेगा। अमित हाथ में आ गया तो रूपक लाल से मिली रकम में से करोड़ से ज़्यादा की रकम उसकी। अगला दृश्य। डिनर के दौरान देवराज चौहान, जगमोहन, बाकेला, लठौर और सोहनलाल इकट्ठे हुए। बाहर पहरा देना था, इसलिए वे सब रफ्तार के साथ डिनर की समाप्ति की तरफ बढ़ रहे थे। थारे लोगों का ख्याल होवे। मोना चौधरी, आज कुछ करो, बाकेला लठौर कह उठा। सोहनलाल ने खाना रोक कर बाकेलाल को देखा। भाई बीकानेरी। बाकेलाल लठौर ने सोहनलाल को देखा। तूने बोला था कि 2 साल तूने गुरदासपुर में पंजाब में बिताए, तो उन 2 सालों में तूने पंजाबी की छोटी सी बात तो सुनी होगी जो खास खास मौके पर कही जाती है। कौन वाली बात? कि सामने वाले के हाथ में डंडा देखकर सरक गई। सरक गई? मतलब कि फूंक सरक गई। कुछ ऐसा ही हाल तेरा हो रहा है मोना चौधरी को लेकर। जब से ये मालूम हुआ है कि मोना चौधरी अमित को छीनने की फिराक में है, तब से तेरी फूंक सरकी हुई है। मारी फूंक? बाकेलाल लठौर के चेहरे पर दरिंदगी उभरी। तू मारे को जाने ना, मारे को देखकर बड़ों बड़ों की फूंक निकले। वक्त आवे तो आंखें फाड़ कर देखियो, बड़ दांगा सबनू। सोनलाल ने शांत भाव से सिर हिलाया। मैं तो यूं ही बात कर रहा था बीकानेरी भाई, पर हम यूं ना कहो, हम ठोक कर कहो कि जो अमित को लेने को आवे हम उसके टोरे कर दियो। बाकेलाल लठौर का चेहरा सुलग उठा था। तभी देवराज चौहान बोला, आज ही दोपहर में मोना चौधरी यहाँ से गई है। मेरे ख्याल में आज की रात वो सोच विचार करेगी, तैयारी करेगी, अपने साथियों को तैयार करेगी। इसलिए आज मोना चौधरी की तरफ से हरकत होने के चांस कम है, लेकिन हमें हर तरफ से सावधान रहना। थारा मतलब कि कल मोना चौधरी यहाँ आवे? कल, परसों या फिर जब भी, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। लेकिन आज का चांस मुझे कम लग रहा है। वैसे होने को तो कुछ भी हो सकता है। बातों के दौरान उनका खाना जारी था। तभी जगमोहन बोला, मोना चौधरी रात को यहाँ हमला करेगी, इस बात के चांसेस ज़्यादा हैं। कुछ कहा नहीं जा सकता। ये तो उसकी योजना पर निर्भर है कि वह किस तरह एक्शन में आना चाहती है। हो सकता है उसे दिन में काम करना ठीक लगे या फिर रात को। देवराज चौहान ने सोच भरे स्वर में कहा। कहने का मतलब यह है कि 24 घंटों में वो किसी भी वक्त का चुनाव कर सकती है। पर तन्ने उसके हमले से बचने का कोई प्रोग्राम तय करियो कि नहीं? हम जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलेंगे। आज रात हम कुछ नहीं कर सकते। अगर मोना चौधरी की तरफ से आज रात हमला हुआ तो हमें पूरी ताकत और समझदारी के साथ मुकाबला करना पड़ेगा। थारे ये शब्द आज के लिए हो गए? हाँ। तो कल का कोई नया तीर मारो। बाके हुक्म। कल एक और अमित आ रहा है। थापर को अमित का हुलिया बता दिया। थापर के मुताबिक कल 12 बजे तक उसका भेजा हुआ लड़का यहाँ आ जाएगा। उस लड़के के आने के बाद मेरी योजना का पहला कदम उठेगा। देवराज चांद के शब्दों में दृढ़ता भरी हुई थी। उसके बाद मेरा दावा है कि मोना चौधरी भागीरथ के लड़के अमित तक किसी हालत में नहीं पहुंच सकेगी। बाकेला लठौर ने सिर हिलाया। मारे को समझ है कि थारा का इरादा होवे, पर इससे एक खतरे की बात भी होवे। रूपक लाल ने मोना चौधरी को रूपक लाल ने अमित की तस्वीर दिखाई होवे तो गड़बड़ हो जावे। मोना चौधरी समझ जावे कि उनके सामने बंदी बकरी
नकली हो। नकली असली में फ़र्क जानने में मोना चौधरी को काफ़ी वक्त लग जाएगा। मेरा प्लान ही ऐसा है और वो वक्त हमारे लिए काफ़ी होगा, देवराज चौहान ने कहा। तन्ने अपनी योजना मारे को ना बतायो। थापर का भेजा लड़का जब यहाँ पहुँचेगा तब बताऊँगा कि सब कुछ कैसे होना है। डिनर अब ख़त्म होने पर था, लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, देवराज चौहान ने कहा। तीनों की निगाहें देवराज चौहान पर गई। मोना चौधरी और उसके साथी की जान नहीं लेनी है। जब अपनी जान को खतरा पैदा हो जाए, सामने वाले की जान लिए बिना अगर काम चलता हो तो फिर खून खराबा नहीं करना। क्यों? जगमोहन के माथे पर बल पड़े। मोना चौधरी और हमारे बीच भागीरथ का बेटा अमित है। वो अमित को हमारे हाथों से ले जाना चाहती है और हमने अमित को उसके हाथों से जाने से बचाना है। हम लोगों के झगड़े की कोई वजह नहीं है। जैसे कि अमित को बचाने के लिए मजबूर है, ठीक उसी तरह मोना चौधरी अमित को पाने के लिए मजबूर है। जैसे हमने भागीरथ मल्होत्रा को अमित की सुरक्षा देने का वचन दिया, उसी तरह मोना चौधरी ने रूपक लाल चंदौलिया को जुबान दी होगी कि वह अमित को लाकर उसके हवाले कर देगी। हम लोग अपनी अपनी दी हुई जुबानों की वजह से मजबूर हैं। यह मामला महीने से कम होकर 22-23 दिन का रह गया। रूपक लाल ने 1 महीने का वक्त दिया हुआ है और बाकी के बचे 22-23 दिन हमने अमित को बचा कर रखना है। अगर ये दिन कुछ आराम से निकल गए तो खून खराबी की नौबत से बचा जा सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि अमित के लिए होने वाली खींचातानी हमारी और मोना चौधरी की जाति दुश्मनी में बदल जाए। इसलिए मोना चौधरी के मामले में वार करने की अपेक्षा होने वाले वारों से बचाव करना ज़्यादा बेहतर होगा। यो सुनकर तो मज़ा ना आयो, बाकेलाल राठौर ने बेमन से कहा। मैंने वार करने को मना नहीं किया। कोशिश करनी है कि अगर बिना वार से काम चलता हो तो उस मौत के वक्त को गुजर जाने देना। वैसे सबको छूट है कि हालात के मुताबिक जो जो करना चाहे कर सकता है। कोई कुछ नहीं बोला। अमित कहाँ है? एकाएक देवराज चौहान ने पूछा। थारे कहे पर छोरे को बंगले के ऊपर वाले कमरे में रखा है। खाना देकर बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया है। अभी उसके पास जाऊंगा, बाकेलाल राठौर ने कहा। तभी सोहनलाल खाना समाप्त करके उठता हुआ बोला, जब तक तुम नहीं आते तब तक मैं अमित के पास वो आता हूँ। सोहनलाल दांत फाड़कर हंसा, ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। सोहनलाल ने दरवाज़ा खोला और भीतर प्रवेश किया। अमित खाना खा चुका था और बोरियत भरे अंदाज में कुर्सी पर बैठा था। 3-4 दिन ही बंद रहने से उसके चेहरे से चमक गायब हो गई थी। शेव के छोटे छोटे बाल जो कि पहले साफ थे अब नजर आने लगे थे। सोहनलाल को देखते ही मैं जल्दी से कुर्सी से उठते हुए बोला, चाचा तुम सुबह से ही नज़र नहीं आए। सोहनलाल मुस्कुराया और आगे बढ़कर कुर्सी पर बैठता हुआ बोला, आराम से बैठ भतीजे और अपना हाल सुना। कुर्सी खींचकर अमित सोहनलाल के पास बैठता हुआ बोला, चाचा एक सिगरेट दो, खोता ब्रांड वाली। अमित बेसब्री से कह उठा, अपने भतीजे को वही तो देने आया हूँ। सोहनलाल मुस्कुराते हुए जेब से सिगरेट निकालता हुआ बोला, मुंबई से तेरी चेकबुक नहीं आई भतीजे? मंगवा लूँगा चाचा। अमित सोहनलाल के हाथ से सिगरेट लेता हुआ बोला, इस कैद के झंझट से तो छुटकारा मिले, यहाँ तो मेरा दम घुटता है। खोता ब्रांड के कष्ट ले ले, सब ठीक हो जाएगा। सोहनलाल ने उसे माचिस थमा दी। तेरी चेकबुक ना आई और यहाँ से तेरे को छुटकारा मिल गया तो तब तुझे चाचा की याद कैसे रहेगी? अमित ने जल्दी से सिगरेट सुलगाकर कश लिया। चिंता मत करो चाचा, तुम्हारे को मैं नहीं भूल पाऊंगा। वैसे भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। तुम्हारे से तो मैंने खोता ब्रांड की इतनी सिगरेटें मंगवानी है कि कम से कम 5 साल मुझे और मंगवाने की ज़रूरत ना पड़े। मुझे लगता है कि जैसे मैं खोता ब्रांड के बिना नहीं रह सकता। चिंता मत कर, तेरे बंगले का एक कमरा पूरा का पूरा भर दूंगा। अपने भतीजे का ख्याल नहीं रखूंगा तो किसका रखूंगा? सोहनलाल मीठे स्वर में क्या उठा, तेरे को याद है ना, तूने अपने चाचा को साइन किया हुआ छोटा सा चेक देना, रकम मैं खुद भर लूँगा। अमित के दिमाग पर गोली वाली सिगरेट का असर होना शुरू हो गया था। मुझे सब याद है, मैं अपने चाचा को खुश कर दूंगा। मैं जानता हूँ मेरे भतीजे को अपने चाचा का बहुत ध्यान है। सोहनलाल उठता हुआ बोला, चलता हूँ, वो बीकानेरी भाई आने ही वाला होगा। चाचा दिन में 3 चक्कर लगा लिया करो मेरे पास, सुबह दोपहर और रात। खोता ब्रांड सिगरेट की सख्त ज़रूरत रहती है मेरे को। अमित की आंखें अब नशे में सुर्ख होने लगी थी। ठीक है, मैं भतीजे को किसी तरह की शिकायत नहीं होने दूंगा। सोहनलाल कमरे से बाहर निकला तो सामने से आता बाकेलाल राठौर टकरा गया। सोहनलाल उसे देखते ही मुस्कुराया। कराया चेक वाली बात पक्की? बाकेलाल राठौर ने उसे घूरा। तो बता दिया उसने तेरे को? तू बहुत घटिया आदमी हो गए। बच्चे को नशा कराकर पट्टू डालता है। वो पहले ही 50 तरह के नशे कर चुका है, लेकिन मेरा घटिया नशा उसके सिर पर चढ़कर बोल रहा है। अब वो मस्ती में सिगरेट खत्म करके ऐसे सोएगा कि सुबह ही उठेगा। तू भी आराम करना। कहने के साथ ही सोहनलाल आगे बढ़ता चला गया। सालो, बहुत चालाक समझो है अपने को। उसे घूरता बाकेलाल लौटा बड़बड़ा उठा। अगला दृश्य। खाने के बाद कॉफ़ी का दौर चल रहा था। मोना चौधरी कुर्सी पर बैठी थी। सूरज सिंह लंबे सोफे पर अधलेटा सा था। जुबेर सिंह कॉफ़ी का प्याला थामे टहलता हुआ घूट भर रहा था। कुछ क्षण पहले ही मोना चौधरी अपना प्लान बताकर हटी थी। उसके बाद वहाँ छाई मौजूदा खामोशी को मोना चौधरी नहीं तोड़ा। वहाँ पर रात को 8 लाइटें बंगले के आसपास रोशन रहती हैं, जिनके रोशन रहते कोई भी बंगले तक नहीं पहुँच सकता।
पहुंचने की कोशिश में वो देवराज चौहान उसके साथियों की नज़रों में आ जाएगा। ऐसे में सबसे पहले उन लाइटों को बेकार करना है। दोनों की निगाह मोना चौधरी पर जा टिकी। अमित को उन लोगों ने सर्वेंट क्वार्टर में रखा हुआ है। ये उनकी चालाकी ही थी, क्योंकि जो भी अमित को लेने की कोशिश करेगा वो बंगले में जाएगा, ना कि सर्वेंट क्वार्टर में। परंतु अब देवराज चौहान जान चुका है कि मुझे मालूम हो गया है कि अमित सर्वेंट क्वार्टर में, इसलिए यकीनन उन लोगों ने अमित को वहाँ से हटाकर बंगले में कहीं रख दिया होगा। तभी सूरज सिंह बोला, मेरे ख्याल से तुम्हारा अकेले बंगले में जाना खतरे से खाली नहीं, लेकिन इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं। मोना चौधरी ने गंभीर स्वर में कहा, मेरे साथ तुम दोनों ने या एक ने बंगले में जाने की चेष्टा की तो बात खराब हो सकती है। मेरा अकेले जाना ही ठीक है। तुम लोग वहाँ फैली रोशनियों को साइलेंसर लगे रिवॉल्वरों से निशाना लेकर उन्हें बेकार करोगे, और अंधेरे का फ़ायदा उठाकर मैं बंगले में आसानी से पहुँच जाऊँगी। उसके बाद बंगले से अमित को तलाश करके लाना खास कठिन काम नहीं होगा। उन लोगों को धोखा दिया जा सकता है, लेकिन उन्हें तुम्हारे बंगले में पहुँच जाने की खबर लग सकती है। जुबेर सिंह बोला, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। लेकिन देवराज चौहान भी कम नहीं है, उसे मेरी हरकत के बारे में जानकारी हो सकती है। जो भी हो, इतना खतरा तो उठाना ही पड़ेगा। तुम बंगले में चली गई तो हम क्या करेंगे? तुम लोग कुछ दूर अंधेरे में रहकर बंगले की तरफ नज़र रखोगे, ताकि जब मैं अमित को लेकर बंगले से निकलूं तो मेरे सामने दिक्कत आने पर तुम लोग मेरी सहायता कर सको। सूरज सिंह और जुबेर सिंह की नज़रें मिली। और अगर दिन निकलने तक भी तुम बंगले से बाहर ना आ सकी तो तुम लोगों को किसी भी हालत में बंगले की तरफ नहीं आना है। फार्म हाउस से दूर रहना। मोना चौधरी ने गंभीर स्वर में कहा, भीतर जो भी हालात होंगे उनसे खुद ही मुझे निपटना होगा। उस स्थिति में तुम लोग मेरी कोई सहायता नहीं कर सकते। कुछ करोगे तो मरोगे। मैं बाहर ना निकली और दिन निकल आया तो तुम दोनों ने दूर रहकर बंगले का ध्यान रखना। सूरज सिंह ने गहरी सांस ली। जुबेर सिंह गंभीर स्वर में बोला, मुझे नहीं लगता कि तुम इस तरह कामयाब हो सकोगी। इसके सिवाय और कोई रास्ता नहीं। देवराज चौहान की वजह से यह आसान काम कठिन हो गया। खतरा तो उठाना ही पड़ेगा। मोना चौधरी ने गंभीर स्वर में कहा, तुम दोनों ने जलती रोशनियों को निशाना बनाना है। अगर कोई नज़र आ जाए तो उस पर गोली नहीं चलानी। अपना काम करके पीछे हट जाना, बंगले पर नज़र रखना। तुम दोनों की हरकतों से यही लगे कि हम लोगों ने हमला तो बोला, परंतु उनकी सतर्कता की वजह से मैं पीछे हटना पड़ा। सूरज सिंह ने जुबेर सिंह को देखा, तुम्हारा क्या ख्याल है? इस तरह मोना चौधरी कामयाब होगी? मुझे तो लगता है ये फंसेगी। अब ये बात तो मोना चौधरी जानेगी ये किस तरह ठीक काम कर सकती है। जुबेर सिंह ने सपाट शांत स्वर में कहा। मोना चौधरी के चेहरे पर गंभीरता नाच रही थी। वो खामोश रही। आधी रात को मौका मिलते ही सूरज सिंह ने मोबाइल पर हीरालाल को खबर कर दी कि कल रात मोना चौधरी क्या करने जा रही है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं हमला के अगले भाग में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।